हेलो बच्चों, इस वीडियो में हम लोग डाइइलेक्ट्रिक, उसका पोलराइजेशन और कैपेसिटेंस का अध्ययन करेंगे। इसमें टॉपिक लिमिटेड है लेकिन ये कॉन्सेप्चुअल है और इस टॉपिक का बहुत इम्पोर्टेंट है। इस पर से सवाल बहुत बनते हैं। चलो सीधे हम लोग टॉपिक पर आते हैं। पहली चीज़ देखो कि वो डाइइलेक्ट्रिक होता क्या है। डाइइलेक्ट्रिक जो होते हैं वो मटेरियल दो तरह के होते हैं। जो इलेक्ट्रिसिटी की दृष्टि से मटेरियल को दो तरह से डिफाइन किया जाता है। एक होता है कंडक्टर, दूसरा होता है डाइइलेक्ट्रिक। कंडक्टर के बारे में हम लोग बहुत कुछ पढ़ चुके हैं, ठीक है। कंडक्टर वो मटेरियल होते हैं जिनके पास फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है ना। और फ्री इलेक्ट्रॉन होने की वजह से उसमें इलेक्ट्रिसिटी बड़ी आराम से, बहुत आसानी से और सरलता से उसमें कैरी की जा सकती है, ठीक है ना। इलेक्ट्रिसिटी बहुत सरलता से फ्लो हो जाती है। लेकिन दूसरे तरह के मटेरियल होते हैं जिसमें फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होते, है ना। और वो नॉन कंडक्टिंग मटेरियल है और वो डाइइलेक्ट्रिक कहलाते हैं। तो ये बेसिकली जो तुम्हारे एनसीईआरटी में डिफाइन किया है कि डाइइलेक्ट्रिक्स आर नॉन कंडक्टिंग सब्सटेंसेस, ठीक है ना। इन कंट्रास्ट टू कंडक्टर जो कि गुड कंडक्टर होते हैं इलेक्ट्रिसिटी के, है ना, दे हैव नो चार्ज कैरियर्स। माने चार्ज को कैरी करने के लिए फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं, उसमें कैरियर नहीं होते, इसमें आयन नहीं होते, है ना, इसमें इलेक्ट्रॉन नहीं होते। जो भी कैरियर हो सकते हैं चार्ज को और इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करने के लिए, वो होते नहीं हैं। और यदि होते भी हैं तो बहुत ही नेग्लिजिबल, वो थर्मल एजिटेशन के कारण होते हैं, वो बहुत ही थोड़ी, बहुत ही कम, ठीक है ना। और दूसरे तरह से ये डिफाइन किया है, एक दूसरी बुक में हमने देखा कि डाइइलेक्ट्रिक्स आर द सब्सटेंसेस विच डोंट कंटेन द फ्री इलेक्ट्रॉन। ये फ्री इलेक्ट्रॉन के संदर्भ में बात कर रहे हैं। दोनों एक ही है, लेकिन लिखने के लिए तुमको जो भी सुटेबल हो वो लिख सकते हो। द इलेक्ट्रॉन्स आर टाइटली बाउंड टू द न्यूक्लियस ऑफ द एटम। हाँ, ये जो है डाइइलेक्ट्रिक में क्या है, जो इलेक्ट्रॉन्स है वो टाइटली बंधे होते हैं न्यूक्लियस से, है ना। ये केमिस्ट्री की बात है कि किस तरह से इलेक्ट्रॉन बंधे रहते हैं। मेटलिक बॉन्ड में क्यों इलेक्ट्रॉन फ्लो करने के लिए अवेलेबल होते हैं, है ना, लेकिन मेटल के बाहर नहीं निकलते। वो अलग तरह का वो केमिस्ट्री में तुम लोग स्टडी करोगे। लेकिन मूल बात यहाँ पर हम लोग सब्सटेंस की दृष्टि से मोटे तौर पर डाइइलेक्ट्रिक और कंडक्टर दो तरह की कैटेगरी में हम लोग इसको डिवाइड कर रहे हैं, है ना। डाइइलेक्ट्रिक मटेरियल में आता है माइका, ग्लास आता है तुम्हारा डाइइलेक्ट्रिक। वाइट कंडक्टर जो होता है वुड, लकड़ी है, पेपर है, प्लास्टिक है ना। सभी ये बेसिकली केमिस्ट्री की दृष्टि से देखोगे तो ये कोवैलेंट बॉन्ड्स वाले, ये ग्रेफाइट नहीं होगा, है ना। ग्रेफाइट गुड कंडक्टर है, कोवैलेंट बॉन्ड्स वाले मटेरियल, ठीक है ना। मोस्टली ऐसे ही होंगे, और कुछ होगा, लेकिन डाइइलेक्ट्रिक का अभी तो सिर्फ इतनी है, ठीक है ना। तो अब ये देखो यहाँ डाइइलेक्ट्रिक और कंडक्टर में डिफरेंस बताया कि डाइइलेक्ट्रिक, जब किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हो कंडक्टर को, तो कंडक्टर में फ्री इलेक्ट्रॉन जो पूरे बॉडी में फैले हुए थे, है ना, वो फ्री इलेक्ट्रॉन जो है एक किनारे पर आ गए। फ्री इलेक्ट्रॉन्स थे ये लोग, कौन है, ये फ्री इलेक्ट्रॉन है, एक किनारे पर आ गए और दूसरे किनारे पर पॉजिटिव चार्ज हो गया, है ना। जिस साइड में ये इलेक्ट्रिक फील्ड है ना, तो इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए यहाँ पॉजिटिव चार्ज होगा, उसी ने पैदा किया है इसको। तो इस पॉजिटिव चार्ज की वजह से नेगेटिव चार्ज जैसे अट्रैक्ट हो गए, ठीक है ना। तो इस सिरे पर आ गए और दूसरे सिरों पर ऑटोमेटिक पॉजिटिव चार्ज इंड्यूस हो गया है, ठीक है ना। तो ये इंडक्शन के कारण इसमें आया है। लेकिन डाइइलेक्ट्रिक में क्या होता है, डाइइलेक्ट्रिक में ऐसे फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं आए, उसमें भी चार्ज जो होते हैं ना, चार्ज इसी तरह के जैसे कि कंडक्टर में चार्ज पोलराइज हुए हैं, ये उसी तरह से ये भी पोलराइज होगा,
मैंने एक पोल पर कुछ चार्ज आ जाएगा, दूसरे सिरे पर कुछ चार्ज आ जाएगा, है ना। लेकिन इसमें जो पोलराइजेशन की मात्रा जो होगी ना, वो उतनी नहीं होगी जितनी कि ये कंडक्टर में तुम्हें देखने को मिल रही है। और इसका मैकेनिज्म कोई दूसरा है, जिसकी वजह से ये यहाँ पर चार्ज अपीयर होता हुआ सा दिख रहा है, ठीक है ना। यहाँ जो चार्ज अपीयर हुआ है ना एक सिरे पर डाइलेक्ट्रिक के अंदर, उसका मैकेनिज्म दूसरा है, और उसी मैकेनिज्म को हम लोग पोलराइजेशन कहते हैं, तो हम लोग उसको समझते हैं, ठीक है ना। देखो डाइलेक्ट्रिक और कंडक्टर में अंतर जरा थोड़ा सा समझ लो, डिफरेंस है। डाइलेक्ट्रिक्स आर द सब्सटेंसेस वी डोंट कंटेन द फ्री इलेक्ट्रॉन, और कंडक्टर में फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं, है ना। ये लार्ज नंबर, छोटे मोटे नहीं। कंडक्टर में बहुत बड़ी संख्या में फ्री इलेक्ट्रॉन रहते हैं। डाइलेक्ट्रिक डजंट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, देखो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करता, और ये जो है कंडक्टर इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं, ठीक। तीसरा, द चार्ज गिवन टू डाइलेक्ट्रिक रिमेन्स लोकलाइज। हाँ, ये इंपॉर्टेंट इसके प्रॉपर्टी है। डाइलेक्ट्रिक मटेरियल जो होते हैं, यदि आपने चार्ज जहाँ भी रख दिया, जिस पॉइंट पे, यदि आपने यहाँ पर चार्ज रख दिया पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज, तो यहीं का यहीं बना रहेगा, यहाँ से चल के दूसरी जगह पर नहीं जाएगा, ठीक है ना। इसीलिए डाइलेक्ट्रिक स्फीयर की बात करते हैं, तो डाइलेक्ट्रिक स्फीयर में चार्ज जो है पूरे स्फीयर पर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है, ठीक है ना, सब जगह रहता है, वो चल करके किनारे पर नहीं आ जाता। यदि उसको कंडक्टर में डाल दो, तो कंडक्टर में, ये कंडक्टर है देखो, कंडक्टर में यदि आपने डाल दिया तो ये सारे के सारे चार्ज कहाँ चले जाएंगे, ये उसके आउटर सरफेस पर चले जाएंगे, इनर सरफेस पर भी नहीं रहेंगे। ये सभी चार्ज जो है उसके केवल आउटर सरफेस पर चले जाएंगे, है ना, और उस पर रिडिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे। जबकि डाइलेक्ट्रिक में ऐसा नहीं होता। तो ये मेजर इसकी प्रॉपर्टी है। डाइलेक्ट्रिक का काम क्या है, वैसे हम लोग थोड़ा पहले पढ़ रहे हैं। डाइलेक्ट्रिक के बहुत सारे यूजेज हैं। जैसे इलेक्ट्रिसिटी का काम कर रहे हो और आप चाहते हो कि इलेक्ट्रिसिटी तुम्हारे हाथ में ना आए, तुम्हारे शरीर में नहीं घूम जाए, तो उसके लिए आपको डाइलेक्ट्रिक चाहिए, ठीक है ना। डाइलेक्ट्रिक बैड कंडक्टर होते हैं। तो पहले लार्ज डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, फॉर द लार्ज डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट एंड फॉर द लार्ज डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ ग्लास एंड पेपर आर यूज्ड, है ना। जहाँ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट बहुत ज़्यादा चाहिए आपको, तो ग्लास और पेपर चाहिए, है ना। पर फॉर मेकिंग हाई कैपेसिटी कंडेंसर, कंडेंसर हम लोग पढ़ेंगे। कंडेंसर माने कैपेसिटर, कैपेसिटर जब आप बनाएंगे, अभी पढ़ेंगे थोड़ी देर में, ठीक है ना। तो जब कैपेसिटर बनाएंगे तो उसमें भी हमें डाइलेक्ट्रिक चाहिए, उसमें पेपर माइका यूज होते हैं। उसी तरह क्वार्ट्ज है, माइका है, ग्लास है, आर यूज इन हाई इंसुलेशन। जब तुम हाई वोल्टेज लाइन में आपको इंसुलेटर की ज़रूरत होती है, तो यही डाइलेक्ट्रिक मटेरियल यूज होते हैं, है ना। और अलग अलग डाई मटेरियल के जो इंसुलेटिंग कैपेसिटी होती है वह अलग अलग होती है ना। किसी के कम, किसी के ज़्यादा। लेकिन हाई टेंशन लाइनों में यह हाई ग्रेड इंसुलेशन चाहिए, ठीक है ना। तो ऐसे मटेरियल चाहिए जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट बहुत हाई हो, ठीक है। आगे चलते हैं, इसको समझेंगे। ये भी मोटे मोटे चीज़ बस जान लो। अगला चीज़ है, हाँ, जो मटेरियल होते हैं दो तरह के होते हैं। एक मटेरियल है पोलर और दूसरा नॉन पोलर मटेरियल। ये डाइलेक्ट्रिक मटेरियल की प्रॉपर्टी है। ये जो प्रॉपर्टी दो है ना, पोलर और नॉन पोलर, डाइलेक्ट्रिक भी दो तरह के होते हैं। ये किसी कैटेगरी है डाई इलेक्ट्रिक की। एक पोलर होता है और दूसरा नॉन पोलर होता है, ठीक है ना। ये समझ गए, ये नाम है बस। अभी इसको बताते हैं ये क्या होता है। देखो, एक मॉलिक्यूल है आपका H2, दूसरा मॉलिक्यूल O2 है। इसमें दो एटम से बना है ना, हाइड्रोजन मॉलिक्यूल दो एटम से बना है। दोनों सिमेट्रिकल हैं। देखो, ये सिमेट्रिकल है, ये सिमेट्रिकल है कि नहीं। तो इनमें जो इलेक्ट्रॉनों का चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है ना, पूरी तरह सिमेट्रिकल है। तो हम नॉन पोलर की बात कर रहे हैं, नॉन पोलर, ठीक है ना। मतलब
इलेक्ट्रॉन चार, इलेक्ट्रॉन क्लाउड, इलेक्ट्रॉन को हम क्लाउड कह रहे हैं, है ना, क्योंकि इलेक्ट्रॉन एक पॉइंट नहीं है जो सब जगह, जो एक ही जगह पर बैठा हुआ है और चक्कर लगा रहा है, बल्कि इलेक्ट्रॉन एक क्लाउड है ना, वेव है, ठीक है ना। तो इलेक्ट्रॉन क्लाउड जो है, एक्चुअली ये बात ये है कि सेंटर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्लाउड इज एंड सेंटर ऑफ प्रोटॉन्स या न्यूक्लियस, ठीक है ना, आर द सेम। दोनों का ये जैसे इलेक्ट्रॉन क्लाउड बार बार है ना, तो इसका चार्ज का जो सेंटर है वो न्यूक्लियस पर ही पड़ रहा है, और हाइड्रोजन न्यूक्लियस भी न्यूक्लियस पे ही है, ठीक है ना। तो जब दोनों एक ही हो जाते हैं तो इस मॉलिक्यूल पर ऑलमोस्ट न्यूट्रल चार्ज होता है ना, मतलब कि इसमें दो चार्ज, पॉजिटिव चार्ज और नॉन पॉजिटिव, पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज सेपरेट नहीं होते, नो सेपरेशन ऑफ, पहली प्रॉपर्टी ये हो गई। दूसरी है नो सेपरेशन ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज, ठीक है ना, क्योंकि जब सेपरेशन होगा तो डायपोल बन जाएगा, डायपोल जैसे बिहेव करेगा, लेकिन उसमें दोनों के पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज के बीच में कोई सेपरेशन होता नहीं है, तो इसमें नेट डायपोल मोमेंट क्या होगा, नेट, ये डायपोल मोमेंट आप पढ़े हो ना, तो डायपोल मोमेंट को, वही डायपोल मोमेंट है, डायपोल मोमेंट इज जीरो। डायपोल मोमेंट क्या है, जैसे मान लो ये पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ नेगेटिव चार्ज है, और इन दोनों के बीच की दूरी L है ना, ये मान लो ये Q है ना, और ये भी Q है, माइनस Q प्लस Q, तो P डायपोल मोमेंट जो डिफाइन करते हो Q इंटू L, ठीक है ना, ये डायपोल मोमेंट है। तो इनका नेट डायपोल मोमेंट क्या होता है, जीरो होता है। तो ये जो नॉन पोलर मॉलिक्यूल है, जैसे हाइड्रोजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, CO2 भी, ये भी है नॉन पोलर है, ऑक्सीजन मॉलिक्यूल है, O2 है, ये मॉलिक्यूल क्या है, ये है, देखो कार्बन मोनोऑक्साइड हेट्रोजीनस होकर के भी, है ना, ये कंपाउंड होकर के भी, दो एटम होकर के भी इनके ये नॉन पोलर है ना। तो जनरली केमिस्ट्री में इस लोग मॉलिक्यूल का डायपोल मोमेंट नापते हैं, है ना। तो ऐसे मटेरियल जिनका डायपोल मोमेंट जीरो होता है नॉर्मल कंडीशन में, नॉर्मल कंडीशन में ना, जब इलेक्ट्रिक फील्ड इसके साथ अप्लाई नहीं करते हो, तो उनको कहते हैं नॉन पोलर मॉलिक्यूल, ठीक है ना। तो नॉन पोलर मॉलिक्यूल के उदाहरण समझ गए, कार्बन डाइऑक्साइड हो गई, CO2 हो गई है, ऑक्सीजन भी है, O2 भी हो गया, ये CO2 भी यहाँ लिस्ट में डाल लो। दूसरे तरह के मॉलिक्यूल जो होते हैं जिसमें एक पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एक की ज़्यादा होती है और दूसरे मॉलिक्यूल की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है, कम होती है। जैसे HCl देखो, ये हाइड्रोजन छोटा है ना, ये पॉजिटिव, ये इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव है, ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इसकी कम होती है। क्लोरीन जो है इलेक्ट्रॉन अफिनिटी इसकी बहुत ज़्यादा होती है, क्लोरीन की जो इलेक्ट्रॉन खींचने की ताकत होती है ना, बहुत हाई है। ये इलेक्ट्रॉन पा जाए तो इलेक्ट्रॉन को अपने पास वो खींच लेता है ना, इसीलिए क्लोरीन आयन बन जाता है फट से। हाइड्रोजन बड़ा आराम से इलेक्ट्रॉन दे देता है और हाइड्रोजन आयन बन जाता है। तो इसका मतलब इलेक्ट्रॉन को पकड़ने की ताकत हाइड्रोजन में कम है और क्लोरीन में ज़्यादा है। तो होता क्या है कि हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन क्लोरीन की ओर शिफ्ट हो जाता है, ठीक है ना। HCl मॉलिक्यूल आप लो, HCl जैसे हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो गया तो हाइड्रोजन के ऊपर थोड़ा सा पॉजिटिव चार्ज आ जाता है और ये क्लोरीन के ऊपर थोड़ा सा नेगेटिव चार्ज हो जाता है, नेट नेगेटिव चार्ज और नेट पॉजिटिव चार्ज हो गया, ठीक है ना। ऐसी स्थिति में इसके पास डायपोल मोमेंट आप निकालोगे P = डेल्टा × L, तो ये नॉन जीरो होता है ना।
तो ये क्या क्या है कि द पोलर मॉलिक्यूल आर पोलर मॉलिक्यूल है नॉन जीरो डायपोल मोमेंट, ठीक है ना, डायपोल मोमेंट हम गलत लिख लिए शायद, डायपोल मोमेंट है ना। तो ये पोलर मॉलिक्यूल जो होते हैं उसमें नॉन जीरो डायपोल मोमेंट होते हैं। ऐसे ही पोलर मॉलिक्यूल और ऐसे में ना चाहे उसके पास इलेक्ट्रिसिटी में, चाहे उसको इलेक्ट्रिक फील्ड में रखो या ना रखो, ये परमानेंटली इसमें डायपोल मोमेंट बने रहता है ना। तो ये लोग क्या कहते हैं, ये दे है परमानेंट डायपोल मोमेंट। परमानेंट डायपोल मोमेंट जो होते हैं परमानेंटली रहता है, बना रहता है ना, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड डालते हैं तो उसका जो असर होगा अभी देखेंगे, लेकिन इसमें परमानेंट डायपोल मोमेंट बना ही रहता है। अब वो जानते हो कि जब डायपोल है तो फिर उनके बीच में, अणुओं के बीच में आकर्षण भी होगा, है ना, अट्रैक्शन थोड़ा ज़्यादा होगा कि नहीं। ये जो पोलर मॉलिक्यूल है तो डायपोल के बीच में, अच्छा देखो ये न्यूट्रल मॉलिक्यूल है, तो न्यूट्रल मॉलिक्यूल जो होंगे वो दूसरे मॉलिक्यूल के साथ इंटरेक्ट बहुत ज़्यादा नहीं करते, है ना, वो बगल से निकल जाएगा, इनको पता भी नहीं लगेगा और ना इनको चिंता है। लेकिन जो पोलर मॉलिक्यूल हैं उनका इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, और जब दूसरा मॉलिक्यूल निकलेगा तो इनको पता लगेगा और इस पर वो रिएक्शन करते हैं, उस पर कुछ न कुछ इंटरेक्शन करते हैं, फोर्स लगाएंगे, उसको जाने नहीं देंगे, अपनी ओर आकर्षित करेंगे या रिपेल करेंगे, वो सारी चीज़ें करेंगे, ठीक है ना। तो इनके बीच में इंटरनल अट्रैक्शन फोर्स ज़्यादा हो जाता है। कौन लोग? पोलर मॉलिक्यूल। पोलर मॉलिक्यूल में एक और पोलर मॉलिक्यूल जो बहुत ज़्यादा हमारे पास है मात्रा में, वो है पानी, H2, है ना। H2O में ये ऑक्सीजन देखो कितना हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव है, बहुत, है ना, और ये शायद पीरियाडिक टेबल में दूसरे नंबर का इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है। और ये क्या है? हाइड्रोजन है, ठीक है ना। तो इसमें ऑक्सीजन जो है हाइड्रोजन का, ऐसे हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन जो है अपनी ओर खींच लेता है, उसी तरह ये इसका भी खींच लिया। तो इन दोनों का रिजल्टेंट जो है ना, ये डायपोल मोमेंट कैसे होगा, ये निगेटिव से पॉजिटिव की ओर, तो उल्टा बनाना पड़ेगा ऐसा। डायपोल कुछ ऐसे बन गए, इनके पास परमानेंट डायपोल हुआ और इनका रिजल्ट है डायपोल इसमें रहता है। तो पानी के मॉलिक्यूल का डायपोल मोमेंट काफ़ी बड़ा होता है ना, और वो काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो ये देखो, तो दो तरह के मॉलिक्यूल देखा जिनका अपना परमानेंट डायपोल होता है, वो अपने नेचर के कारण है। कुछ ऐसे मॉलिक्यूल हैं जिनका कि डायपोल मोमेंट होता ही नहीं, है ना, तो वो नॉन पोलर है। तो इस तरह से दो तरह के मॉलिक्यूल आपने देखा कि पोलर और नॉन पोलर मॉलिक्यूल, ठीक है ना। तो जिनका डायपोल मोमेंट ज़्यादा होता है उनके बीच में इंटरनल अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है ना। जैसे देखो, इसको इस बात से ही समझ सकते हो कि यह हाइड्रोजन मॉलिक्यूल है। हाइड्रोजन मॉलिक्यूल और हाइड्रोजन मॉलिक्यूल देखो आपस में इंटरेक्ट नहीं करते, और रूम टेम्परेचर पर ये क्या है? गैस है। क्या है? गैस है। क्योंकि ये मॉलिक्यूल जब मॉलिक्यूल एक दूसरे मॉलिक्यूल को पकड़ेगा नहीं तो वो सॉलिड कैसे बनेगा? सॉलिड वही बन सकता है जिनके भी मॉलिक्यूल के बीच में कुछ न कुछ अट्रैक्शन हो। लेकिन जो पोलर मॉलिक्यूल्स हैं, एक डायपोल ये गया, दूसरा बगल वाला डायपोल ये गया, दो डायपोल आपस में इंटरेक्ट करेंगे, एक दूसरे की ओर अपनी ओर खींचेंगे, और उसकी वजह से ये मॉलिक्यूल जो है या तो लिक्विड होगा या सॉलिड होगा। और ये पानी का डायपोल मोमेंट ज़्यादा होने के कारण H2O क्या है? लिक्विड है, काफ़ी अच्छा लिक्विड है। लिक्विड अब तक कि 100 डिग्री सेंटीग्रेड तक ये लिक्विड बना रहता है, ठीक है ना। तो ये जो इंटरनल अट्रैक्शन फोर्स जो आता है ना, वो किसकी वजह से आया? डायपोल मोमेंट के कारण, पोलैरिटी के कारण भी अच्छा खासा इंटरेक्ट, इनके बीच में इंटरनल अट्रैक्शन आता है, ठीक है ना। तो ठीक है भाई, आगे चलते हैं।
और ये मॉलिक्यूल हमने सिंपल मॉलिक्यूल को बताया। द पोलर और नॉन पोलर मॉलिक्यूल जो होते हैं ना, बहुत भारी भरकम मॉलिक्यूल भी पोलर और नॉन पोलर होते हैं, ठीक है ना। लंबे लंबे कार्बन चेन वाले जो कंपाउंड है तुम्हारे, वो भी पोलर और नॉन पोलर होते हैं। हम सबके डिटेल में नहीं जा रहे हैं, हम लोग यहाँ फिजिक्स पढ़ रहे हैं और फिजिकल फिनोमेना का स्टडी करेंगे, ठीक है ना। अब देखो, डाइइलेक्ट्रिक के पास हमने दो तरह के मटेरियल बताए, और दोनों तरह के पोलर और नॉन पोलर डाइइलेक्ट्रिक के पास डाइइलेक्ट्रिक को एक इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दो। देखो ये जो है डाइइलेक्ट्रिक है, ये वाला बिना इलेक्ट्रिक फील्ड, यहाँ नो इलेक्ट्रिक फील्ड। पहला वाला जो है ना, नो इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है ना। यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सटर्नल है, यहाँ एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है। क्या है, हमने यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ लगा रखा है, यहाँ पर नहीं है, नहीं, ठीक है ना। अब ये देखो, ये जो है नॉन पोलर, ये जो है नॉन पोलर ये कोई नॉन पोलर सब्सटेंस है ना। नॉन पोलर सब्सटेंस होगा तो देखो इसका पॉजिटिव और नेगेटिव का सेंटर एक ही जगह पे है, इस तरह से है, कोई अलगाव नहीं है ना, जब इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं लगाए। तो जब आप इलेक्ट्रिक फील्ड लगा दोगे, यहाँ पर अप्लाई कर दोगे, तो इसका जो इलेक्ट्रॉन है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड की विपरीत दिशा ई की दिशा हमने ऐसे लगा दिया है, देखो ई ऐसे है, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन इधर खिंच जाएगा और प्रोटॉन न्यूक्लियस इधर खिंच जाएगा, है कि नहीं। इलेक्ट्रिक फील्ड जो है उनमें प्रेशर डालेगा, फोर्स लगाएगा, जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन, न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन, है ना, दोनों जो है विपरीत दिशाओं में खींचकर एक डायपोल बना देंगे। इस तरह का डायपोल, देखो छोटा सा डायपोल बन गया, ये एक छोटा सा डायपोल बन गया, और वो बड़ा रेगुलर फिनोमेना है, रेगुलर पैटर्न में बन रहा है। जितने भी मॉलिक्यूल्स हैं वो इस तरह की स्थिति को कहते हैं पोलराइजेशन। क्या कह रहे हैं, पोलराइजेशन। पोलर नहीं है, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड ने इनको पोलराइज कर दिया, पोलराइजेशन। इसको डायपोल इसमें इंड्यूस कर दिया, है ना। ये क्या है, इंड्यूस डायपोल हो गया। समझ में है क्या, ये डायपोल था नहीं, लेकिन डायपोल बन गया कब, जब इलेक्ट्रिक फील्ड लगाए तब, ठीक है ना। अब ये देखो सारे के सारे मॉलिक्यूल के साथ ऐसा हो गया कि निगेटिव वाले इलेक्ट्रिक फील्ड की विपरीत दिशा में चले गए और पॉजिटिव वाले दूसरी दिशा में चले गए, ठीक है ना। अब इनका एक रेगुलर बॉडी के अंदर देखो, रेगुलर बॉडी में ई इलेक्ट्रिक फील्ड आपने यहाँ लगा दिया है ऐसे, तो ये जो है बगल वाले मॉलिक्यूल देखो किस तरह से बढ़िया से अलाइन हो गया, है ना। देखो ये मॉलिक्यूल और ये मॉलिक्यूल लगभग पास में है, तो एक दूसरे को नष्ट कर दिए। ये मॉलिक्यूल और ये मॉलिक्यूल ख़त्म हो गए, ये मॉलिक्यूल इनका फील्ड ख़त्म हो गया, लेकिन इनका इफेक्ट जो होगा, ये पॉजिटिव चार्ज की, ये देखो एक लेयर आ गई ऐसी, यहाँ पॉजिटिव सीट बन गया कि नहीं, ये देखो, है ना। ये चार्ज की, क्यू चार्ज की एक सीट ये बन गई, और ये पॉजिटिव चार्ज की सीट ये बन गई, ये नेगेटिव चार्ज की सीट हो गई, ठीक है ना। ये दो सीटों में बढ़ गया। अब बाकी बीच में क्या हो गया, बीच में ये पड़ोस वाले मॉलिक्यूल एक दूसरे के ऑपोजिट होने के कारण एक दूसरे को कैंसिल कर दिए, इनका कोई इफेक्ट रहा नहीं, तो एक तरह से दो सीट बन गई। और आप ये कह सकते हो कि नेगेटिव से पॉजिटिव की ओर एक बड़ा सा डायपोल मोमेंट बन गया, डायपोल इंड्यूस हो गया। यहाँ डायपोल इंड्यूस हुआ कि नहीं, देखो ये बड़ा लंबाई बढ़ गई। इसमें जो है ना, ये जो लेंथ है, ये चार्ज मान लो इसमें Q है और ये Q है, तो ये Q इंटू एल, ये जो डिस्टेंस है L, तो Q इंटू एल बहुत बड़ा हो गया। जितना डाइइलेक्ट्रिक है पूरा का पूरा पोलराइज हो गया, जितना अच्छा खासा लेंथ है। अभी तक ये एटॉमिक यूनिट में ये नाप रहे थे, एटॉमिक यूनिट के बजाय हम लोग एक्चुअल में नापने लगे कि इतना लंबा हो गया, है ना। इसलिए इसका डायपोल मोमेंट नापोगे इस बॉडी का टोटल का, तो वो थोड़ा ज़्यादा हो जाएगा, है ना। तो पोलराइजेशन का इफेक्ट क्या पड़ा, देखो कि नॉन पोलर पार्टिकल जो हैं इस तरह से एक नेगेटिव की सीट बन गई, एक पॉजिटिव की सीट। अब पोलर पार्टिकल की बात करो जो पहले से ही पोलर है, तो देखो ये मटेरियल पोलर था, ये लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं था, तो ये लोग जो है रैंडम थे, इनका डिस्ट्रीब्यूशन रैंडम था। इनका डायपोल ऐसे हो गया तो इनका डायपोल ऐसे है,
इनका डायपोल देखो ऐसा है, तो इनका डायपोल ऐसा है, ठीक है ना, और इनका डायपोल ऐसा होगा। देखो रैंडमनेस कितनी है कि नहीं। तो ये क्या है, रैंडम, रैंडम डिस्ट्रीब्यूशन। रैंडम माने मनमाना, जहाँ मर्जी जिसको गया है, और सबका नेट करोगे तो 0 है ना। तो नेट रैंडम डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है ना, डिस्ट्रीब्यूशन। नेट क्या है इसमें। अब तुम ये पूछते कि यदि ये परमानेंट डायपोल है पानी के अंदर तो डायपोल हमको दिखाई क्यों नहीं देता। हाँ भाई, ये इस रैंडमनेस के कारण नेट डायपोल क्या होता है, 0 रहता है। पूरे बॉडी का डायपोल निकालोगे एसम, क्योंकि ये रैंडम मोशन है इनका, और सबका इफेक्ट एक दूसरे को कैंसिल कर देता है रैंडमनेस के कारण, ठीक है ना। लेकिन जब इलेक्ट्रिक फील्ड इम्पोज करेंगे तो ये डायपोल जो है इलेक्ट्रिक फील्ड की दिशा में ऑलमोस्ट अलाइन होने की कोशिश करेगा, है ना। ऑलमोस्ट, हम ये नहीं कह रहे हैं कि 100% अलाइन हो जाएगा, 100% तो होगा नहीं। क्यों नहीं होगा, एक्चुअली इनके पास थर्मल एनर्जी होती है ना, इनके पास इंटरनल काइनेटिक एनर्जी होती है ना। तो इनका कुछ के पास काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा रहेगी, तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड की कमांड क्यों मानेगा, है ना। वो इतना ज़्यादा उसके पास एनर्जी रहती है कि वो अपना मनमाना फिर भी करता रहेगा, ठीक है ना। तो ये डायपोल मोमेंट जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड में डालने के बाद मोस्टली जो है ढेर सारे काफ़ी बड़ी मात्रा में ये जो पोलर मॉलिक्यूल हैं, नहीं कौन है, पोलर ही ना, ये पोलर मॉलिक्यूल हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड की दिशा में काफ़ी कुछ अलाइन हो जाते हैं, ठीक है ना। अब वो क्या अलाइन हो जाते हैं, और इस अलाइन के कारण इनमें इसी तरह का, जैसा ये बॉडी बनी है उसी तरह का एक डायपोल इंड्यूस होगा, और इस बार इनका डायपोल थोड़ा ज़्यादा इंड्यूस होगा। ये पोलर की अपेक्षा इनका ये डायपोल जो होगा, रिजल्टेंट डायपोल इलेक्ट्रिक फील्ड में ज़्यादा होगा, क्योंकि इनके मॉलिक्यूल तो था ही, डायपोल तो था ही इनके पास, और उन डायपोल को इलेक्ट्रिक फील्ड ने और व्यवस्थित कर दिया अच्छे से, तो जिसकी वजह से इनका डायपोल मोमेंट ज़्यादा हो गया। तो देखो, लेकिन दोनों का इफेक्ट क्या हुआ, दोनों का इफेक्ट क्या पड़ा, दोनों का इफेक्ट क्या पड़ा कि जो तुम्हारा दोनों तरह के मटेरियल का प्रभाव एक ही आया कि एक चार्ज, ये जो है मटेरियल के पूरी बॉडी के एक सिरे पर, है ना, एक सिरे पर इधर हमने फील्ड लगाई है ये, तो एक सिरे पर नेगेटिव चार्ज हो गया, यहाँ नेगेटिव चार्ज की एक लेयर बन गई, है ना, इधर पॉजिटिव चार्ज की एक लेयर बन गई, ठीक है ना। तो ये क्या हो गया, ये दे बिहेव एज ए शीट ऑफ, यानी प्लेन शीट ऑफ चार्ज, शीट ऑफ, और वो चार्ज कौन वाले चार्ज हैं, पोलराइज्ड चार्ज, है ना, पोलराइज्ड चार्ज, ठीक है ना। और इस पोलराइज्ड चार्ज की शीट को, चार्ज पर यूनिट लेंथ को हम सिग्मा पी कह रहे हैं। सिग्मा पी क्या है, पोलराइज्ड चार्ज, पोलराइज्ड चार्ज, है ना, पर यूनिट एरिया, पर यूनिट एरिया, ठीक है ना। तो ये नाम है कि अब वो पोलराइजेशन होता है, इसीलिए कहते हैं कि ये पोलराइज्ड चार्ज है, ये ट्रू चार्ज नहीं है। ये पोलराइज्ड चार्ज भी ट्रू चार्ज नहीं है। ट्रू चार्ज माने जैसे फ्री इलेक्ट्रॉन होता है तो एक जगह से उठकर दूसरी जगह जा सकता है ना, फ्री मूव कर, लेकिन ये अभी भी पता है, बस एक सीट बन गई है इनकी, इसमें चार्ज की एक लेयर बन गई, फॉर्म हो गई है, ठीक है ना, और वो भी इलेक्ट्रिक फील्ड ने कर दिया, ठीक है कि नहीं। तो इसलिए इनको पोलराइज्ड है, अभी भी ये बाउंड चार्ज ही कहे जाते हैं, है ना। तो सिग्मा पी इज नॉट ए ट्रू चार्ज, ठीक है। अब यदि मान लो ये डाइलेक्ट्रिक का एक ये पैरेलल पाइप की तरह का एक क्यूबाइड है ना, और इसको इलेक्ट्रिक फील्ड में ऐसे रख दो जैसा ये बता दिया, तो अब उसका असर क्या पड़ेगा, देखो इस एंड पर नेगेटिव चार्ज हो गया कि नहीं, इस सर पर ए बी सी डी पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, इस पर आएगा रो पी, है ना, चार्ज पर यूनिट एरिया, यहाँ रो पी आ गया, माइनस चार्ज आ गया, यहाँ पर प्लस चार्ज आ गया कि नहीं, बोलो,
ये आया कि नहीं? बिल्कुल। तो इस तरह से, और बीच में क्या हुआ, बीच के निगेटिव और पॉजिटिव चार्ज एक दूसरे को इफेक्ट खत्म कर दिया, और यहाँ पर कोई चार्ज नहीं है। यहाँ पर नेट चार्ज क्या है, यहाँ बीच में नेट चार्ज 0 है, नेट चार्ज 0 है, ठीक है ना। तो अब तुम जानते हो, जब चार्ज की प्लेन सीटें, पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज की प्लेन सीटें आमने सामने रखी हों, तो उनके बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा। ये भी पोलराइजेशन के कारण यहाँ फील्ड पैदा करेगा कि नहीं? ठीक है। तो अब ये पोलराइज, इसको दो तरह से हम समझते हैं। विज्ञान में हमेशा चीज़ों का क्वांटिटेटिव अध्ययन होता है, ठीक है ना। तो हम लोग पोलराइजेशन का भी क्वांटिटेटिव स्टडी करेंगे, ठीक है। तो जब कोई एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड यदि किसी डाइइलेक्ट्रिक के पास लगाया जाता है तो वो पोलराइज हो जाता है, ठीक है ना। और ये जैसे मान लो, ये यहाँ पर हमारे पास एक ये जो है पैरेलल पाइप है, इसमें हमने एक ये ऐसे बिल्कुल AD के पैरेलल हमने एक पॉजिटिव चार्ज सीट डाल दिया, कंडक्टर लगा दिया, है ना। हम लोग देखेंगे कि किस तरह से पैरेलल डाइइलेक्ट्रिक फील्ड, पैरेलल हम एक्सटर्नल फील्ड बना लेंगे। कैपेसिटर जब अभी पढ़ते हैं तो हम लोग देखेंगे कि दो प्लेट लगा करके एक पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा और दूसरे को ग्राउंड कर देंगे तो एक इलेक्ट्रिक फील्ड बन जाएगा, और वो भी इलेक्ट्रिक फील्ड पैरेलल होगा इस प्लेट के, ठीक है ना। तो हमने एक प्लेट लगा दिया है, तो इसकी वजह से इस पर इलेक्ट्रिक फील्ड इस दिशा में जैसा ये दिखा रहे हैं वैसे ही इलेक्ट्रिक फील्ड हमने लगा दिया, ठीक है। उसकी वजह से क्या होगा कि ये पूरा डायपोल जो है पोलराइज हो जाएगा। देखो इसको माइनस प्लस माइनस प्लस इस तरह से कुछ पोलराइजेशन हो जाएगा, और यहाँ प्लस हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, प्लस माइनस, इस तरह के चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा। इसमें देखो ये छोटे छोटे डायपोल्स है ना, ये इसमें क्या है, छोटे छोटे डायपोल्स हैं, और इन सब डायपोल का जो मोमेंट है एक दूसरे से जुड़ रहा है, वो है ना, जुड़ रहा है कि नहीं। देखो ये है दूसरे का पॉजिटिव, ये ऐसे प्लस, तो मिल करके ये दूसरा डायपोल बन गया। ये सभी डायपोल एक दूसरे से जुड़ते चले गए। तो इसमें एक इस पूरे सिस्टम, पूरा ही ये जो मटेरियल है ना, इतना पूरा वो सब जगह डायपोल ही डायपोल हो गए, है ना, और उनका डायपोल मोमेंट होगा। तो हम एक क्वांटिटी डिफाइन करते हैं, वो कहते हैं पोलराइजेशन P डिफाइन करते हैं। वो क्या है, इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम इज कॉल्ड डाइइलेक्ट्रिक पोलराइजेशन। तो अब ये क्या करो कि एक हम क्यूब ले लेते हैं, बस छोटा सा क्यूब ले लो, क्यूब ले लिया है ना, ये आपने क्यूब ले लिया। इस तरह का हमने एक क्यूब ले लिया, ठीक है ना। ये क्यूब की डायमेंशन 1 मीटर है, 1 मीटर है, ये भी 1 मीटर है, ठीक है ना, सब 1-1 मीटर की। तो 1 मीटर क्यूब का ये क्यूब बन गया कि नहीं, ठीक है। तो अब ये क्या होगा कि पोलराइजेशन P है ना, ये डिफाइन है डायपोल मोमेंट है ना बटा वॉल्यूम, ठीक है ना। अब इसी को ले लो, कहने एक यूनिट का लेने के बजाय हमने यही ले लिया। चलो ये L है ना, इसका एरिया A है, तो पूरा वॉल्यूम क्या हो गया, V = AL हो गया, ठीक है ना इसका। और इसका पूरा डायपोल मोमेंट कुछ आया, पता नहीं कितना भी आएगा, जो भी आएगा, जो भी डायपोल मोमेंट आया उसके वॉल्यूम से भाग दे दो, ठीक है ना। तो ये डायपोल मोमेंट का देखो
अब यूनिट के बाद पोलराइजेशन का करें तो देखो इसमें बच्चों को कन्फ्यूजन होता है। डायपोल मोमेंट क्यू मीन चार्ज कूलम्ब होता है और मीटर होता है। डायपोल मोमेंट की यूनिट ये हो गई, वॉल्यूम की यूनिट होती है मीटर क्यूब, तो है ना। तो पोलराइजेशन पर यूनिट वॉल्यूम, पोलराइजेशन पर यूनिट वॉल्यूम, तो ये क्या हो गया इसका कूलम पर मीटर स्क्वायर, ठीक है ना। कूलम पर मीटर स्क्वायर इसकी यूनिट होगी। तो ये जो पोलराइजेशन है वो क्या है, हाँ, पोलराइजेशन इज टोटल डायपोल मोमेंट, डायपोल मोमेंट है ना, मोमेंट इन यूनिट वॉल्यूम, यूनिट वॉल्यूम। तो ये एक पोलराइजेशन वेक्टर की परिभाषा दी जाती है और इसका वेक्टर क्या है, वो डायपोल मोमेंट का नेट जो रहता है ना। इस पी की दिशा क्या होगी, ये जितने भी डायपोल होंगे उनका रिजल्टेंट जो होगा वो पी की दिशा है, ठीक है ना। और यहाँ पर हमने एक पैरेलल इलेक्ट्रिक फील्ड लगा दिया है तो सारा ही डायपोल मोमेंट ई की दिशा में अलाइन हो गए हैं, तो ये पी हो गया ई की दिशा में मोर और लेस हो गया। अभी देखो जो ये पोलराइजेशन होता है ना, पी इज प्रॉपर्टी ऑफ डाइलेक्ट्रिक मटेरियल, ठीक है ना, डाइलेक्ट्रिक मटेरियल, क्योंकि उसका ये मॉलिक्यूल, उसके जो मॉलिक्यूल होते हैं उसके नेचर पर निर्भर करता है मटेरियल, ठीक है ना। ये हो गया। तो ये जो है किस बात की प्रॉपर्टी है, वो मॉलिकुलर प्रॉपर्टी है और वो बेसिकली जो डाइलेक्ट्रिक है उसकी प्रॉपर्टी है। वो पोलराइजेशन कैसा होता है देखो, इन जनरल है ना, इन जनरल P depends upon direction of the molecule। क्या मतलब है, ये जो है ना मॉलिक्यूल अलग अलग, जैसे मान लो ये मॉलिक्यूल है, मॉलिक्यूल को यदि इस दिशा में आपने इलेक्ट्रिक फील्ड लगाया तो इसका पोलराइजेशन कुछ होगा, और यदि दूसरे दिशा में ऐसे लगा दिया तो उसका पोलराइजेशन दूसरा हो जाएगा, इस दिशा में दूसरा हो जाता है ना। इन जनरल सामान्य, सभी को एक ही डंडे से नहीं हाँक सकते, मतलब ये है कि जनरल मॉलिक्यूल कुछ ऐसे होते हैं। लेकिन इस तरह के मॉलिक्यूल को क्या कहते हैं, ऐसे मॉलिक्यूल जो कि डायरेक्शन पर डिपेंड होते हैं, जिनका डायपोल मोमेंट, उनको बोलते हैं अनआइसोट्रोपिक, आइसोट्रोपिक मॉलिक्यूल, है ना, आइसोट्रोपिक मॉलिक्यूल। मॉलिक्यूल क्या है, अनआइसोट्रोपिक पोलराइजेशन को, ठीक है ना। इसमें कुछ मॉलिक्यूल्स होते हैं, कुछ ऐसे मॉलिक्यूल होते हैं जो अलग अलग दिशाओं में अलग अलग उनका पोलराइजेशन होता है, ठीक है ना, वो एनआइसोट्रोपिक होते हैं। लेकिन बहुत से ऐसे भी मॉलिक्यूल हैं जो आइसोट्रोपिक होते हैं, जो इलेक्ट्रिक फील्ड की दिशा में ही पोलराइज होते हैं, और वो विशेष रूप से देखो ये जो हम उनकी बात कर रहे हैं आइसोट्रोपिक, है ना, कि बहुत से मॉलिक्यूल होते हैं जो कि जिनका पोलराइजेशन दिशा पर निर्भर नहीं होता, तो उनको आइसोट्रोपिक कहते हैं। तो हम लोग यहाँ पर जो बात करेंगे वो आइसोट्रोपिक की, आइसोट्रोपिक पोलराइजेशन, ठीक है ना। हम एन आइसोट्रोपिक की बात नहीं कर रहे हैं, उतना कॉम्प्लेक्स में जाना नहीं है, ठीक है ना। हमें केवल आइसोट्रोपिक पोलराइजेशन की बात करनी है, जिसमें क्या होता है कि पोलराइजेशन डिपेंड्स, पोलराइजेशन इंडिपेंडेंट ऑफ डायरेक्शन। क्या है, पोलराइजेशन
is independent of डायरेक्शन ऑफ मॉलिक्यूल। मॉलिक्यूल किस दिशा में है उस पर कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है ना। तो हम लोग बेसिकली आइसोट्रॉपिक की बात करेंगे। बहुत से क्लास मॉलिक्यूल होते हैं, बहुत से, और इससे हमारा जो डाइलेक्ट्रिक का पर्पज है बहुत कुछ सॉल्व भी होते हैं, ठीक है ना। तो हम वो ऐसे मॉलिक्यूल की यहाँ पर चर्चा है। ये इलेक्ट्रिक ससेप्टिबिलिटी जो बात कर रहे हैं ये, है ना, वो यहाँ पर चर्चा करेंगे और कुछ और इसके संबंध में और बात करते हैं। देखो, तो अभी तक हम लोगों ने पिछली स्लाइड में क्या देखा, पोलराइजेशन पर यूनिट वॉल्यूम, तो उसको कहते हैं डाइलेक्ट्रिक पोलराइजेशन, जिसको हम पोलराइजेशन कहते हैं, डाइलेक्ट्रिक पोलराइजेशन पी कहते हैं, पी वेक्टर से डिफाइन करते हैं। वो पी क्या चीज़ है, पोलराइजेशन पर यूनिट वॉल्यूम, बस यही देखो। और हम जो अब पोलराइजेशन की बात कर रहे हैं, ठीक है ना, वो आइसोट्रॉपिक पोलराइजेशन की बात करेंगे और ये जो प्रॉपर्टी डिस्कस करेंगे वो हम लोग आइसोट्रॉपिक पोलराइजेशन की बात करेंगे। तो उसमें क्या चीज़ है, देखो कि जो पोलराइजेशन होता है वो इलेक्ट्रिक फील्ड के प्रोपोर्शनल होता है। ऐसे मॉलिक्यूल जो आइसोट्रॉपिक हैं उसमें पोलराइजेशन होता है, पोलराइजेशन पर यूनिट वॉल्यूम जो होता है, ये एप्साई 0 काई ई, इस सिंबल को काई कहते हैं, काई, ठीक है ना। तो ये ग्रीक सिंबल है, ग्रीक का लेटर है ये। तो P इक्वल टू एप्साई 0 काई ई इलेक्ट्रिक के बारे में बात कर रहे हैं। ये काई ऐसे भी मैग्नेटिक काई की भी बात है कि, है ना, तो इसीलिए यहाँ पर काई ई रखना ज़्यादा अच्छा है। तो ये इलेक्ट्रिक ससेप्टिबिलिटी जो बात कर रहे हैं, काई को इलेक्ट्रिक ससेप्टिबिलिटी कहते हैं, ठीक है। तो P जो पोलराइजेशन होता है वो अप्लाइड एक्सटर्नल फील्ड के प्रोपोर्शन होता है। लेकिन ये इलेक्ट्रिक फील्ड कौन सा, वो इलेक्ट्रिक फील्ड जो इस डाई इलेक्ट्रिक के अंदर का है ना। E इज क्या है, E इज इलेक्ट्रिक फील्ड inside the कितना, inside the dielectric, ठीक है ना। ये मटेरियल के अंदर का ही है। अच्छा, अंदर और बाहर की क्या बात है, देखो आपने बाहर का इलेक्ट्रिक फील्ड भी तो लगाया ना, ये E0 लगाया है ना, बाहर से आपने इलेक्ट्रिक फील्ड लगाई, उसकी वजह से ये मॉलिक्यूल, ये पूरी बॉडी पोलराइज हो गई और इसके अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड उत्पन्न हुआ इस मटेरियल के अंदर वो ही है ना। तो ये जो पोलराइजेशन की प्रॉपर्टी का हम लोग ये इक्वेशन बता रहे हैं कि वो P जो होता है ये अंदर वाले इलेक्ट्रिक फील्ड के प्रोपोर्शन में होता है, ठीक है ना। और ये जो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट काई ई है ना, उसको हम कहते हैं ससेप्टिबिलिटी। क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक ससेप्टिबिलिटी। एप्साई 0 तुम्हें जाना पहचानना है, ये परमिटिविटी इन वैक्यूम, ठीक है ना। तो ये बता, काई इज ए कांस्टेंट एंड अ स्केलर क्वांटिटी। काई इज ए कांस्टेंट, ठीक है ना, एंड नोन एज इलेक्ट्रिक ससेप्टिबिलिटी। और काई इज ए क्या है, काई इज अ स्केलर। कब, हमेशा नहीं होती, लेकिन यहाँ पर जिस काई की बात कर रहे हैं वो स्केलर है। ये एक नंबर है, सिंपल एक नंबर है, ठीक है ना। ये रेशियो है किसी चीज़ का, आगे चलकर वो रेशियो समझेंगे कि वो क्या है। तो ये देखो, ये काई इज ए स्केलर, ठीक है ना। और ये जो P है इलेक्ट्रिक फील्ड के प्रोपोर्शनल होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड की दिशा में होता है, ठीक है ना। तो ये क्या है, आइसोट्रॉपिक हम मटेरियल अब जो बात कर रहे हैं वो आइसोट्रॉपिक डाइलेक्ट्रिक की बात कर रहे हैं। और P जो होता है दिशा पर निर्भर नहीं करता। P जो है अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड, P जो है वो उस बॉडी के अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ना, उसके प्रोपोर्शन में होता है।
कौन सा? डाइलेक्ट्रिक मटेरियल के अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है। एक्चुअली क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड एक फोर्स होता है, तुम जानते ही हो। और ये फोर्स जो उस मटेरियल के अंदर जो फोर्स, मॉलिक्यूल तो उसके अंदर है नहीं, यहाँ पे। तो इसमें क्या है, इस बॉडी के अंदर जो मॉलिक्यूल है, वो बॉडी के अंदर जो प्रभाव इलेक्ट्रिक फील्ड का पड़ रहा है उसके ऊपर इसकी पोलराइजेबिलिटी निर्भर करती है, ये बाहर वाले पर नहीं है। बाहर वाला तो मॉडिफाई हो जाएगा, अब कितना मॉडिफाई होगा इसकी भी हम लोग चर्चा करेंगे अभी। अब एक दूसरी चीज़ देखो, मान लो हमने इलेक्ट्रिक फील्ड E0 हमने लगाया, अब इसको लिए क्या करेंगे? देखो ये ABC जो सरफेस है, ये क्या है? एक स्लैब लिया है, रेक्टेंगुलर स्लैब है, ठीक है ना। ये क्या है? ABCDEFGH, ये क्या है? एक रेक्टेंगुलर स्लैब है, ठीक है, ओके। तो इसमें उसकी लंबाई, स्लैब की लंबाई L है ना। इसमें E0 आपने लगा दिया। अब आप क्या करो, AB के ऊपर आपने कैसे लगाया होगा इलेक्ट्रिक फील्ड? AB के ऊपर एक पॉजिटिव चार्ज की सीट रख दिया, है ना। पॉजिटिव चार्ज की ये सीट रख दिया। हमने बाहर से लाया वो 4 सीट, वो कैसे लगाओगे? अभी हम कैपेसिटर में पढ़ेंगे कि ये 2 पैरेलल प्लेट ले लो, है ना, इस पर Q चार्ज दे दो और दूसरे वाले को अर्थ कर दो, तो इसके ऊपर -Q चार्ज हो जाएगा और इसकी निचली वाली सतह पर Q चार्ज हो जाएगा, पीछे वाली। इसकी अभी कैपेसिटर में हम लोग ठीक से चर्चा करेंगे, ठीक है। तो ये Q और -Q ये समझ में आया कि ये चार्ज हो गया। अब इसके ऊपर Q की वजह से इसमें σ0 चार्ज आ गया, इसके ऊपर क्या हो जाएगा? इस पर -σ0 चार्ज आ गया। पर यूनिट वॉल्यूम, पर यूनिट एरिया, चार्ज पर यूनिट एरिया क्या है? σ0 क्या आ गया? चार्ज, σ0 इज चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम, पर यूनिट सरफेस है ना, ये अपन तो सरफेस की बात कर रहे हैं, ठीक है, समझ में आए। σ0 जो है पर यूनिट सरफेस, ये प्लेट लगा दिया है ना, ये दूसरी प्लेट लगा लिया और इन दोनों प्लेटों के बीच में ये σ0/ε0 ये फील्ड उत्पन्न हो जाएगा, ये तो जानते हो। वही यही प्लेटों को ले करके यहाँ पर एक प्लेट यहाँ लगा दो, दूसरी प्लेट यहाँ लगा दो, इन दोनों के बीच में ये मटेरियल रख दो, तो देखो इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया ना। आपने एक E0 इलेक्ट्रिक फील्ड इसको इम्पोज कर दिया इस बॉडी पे। E0 तो आपने बाहर से लगाया, ये E0 ये अंदर जा कर के काफ़ी कुछ गुल खिलाएगा, काफ़ी कुछ बदल जाएगा। अब हम लोग ये भी स्टडी करेंगे कि इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, ठीक है ना। लेकिन इसके पहले हम लोग ये कर लेते हैं कि ये जो आपने अप्लाई किया है, क्या चीज़? अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड लगाई है, तो उसकी वजह से ये अब ये बॉडी पोलराइज हो जाएगी, ठीक है ना। पोलराइज हो जाएगी तो आप पीछे देखे हो एक जगह, ये यहाँ देखे हो कि पोलराइजेशन की वजह से एक सरफेस पर नेगेटिव चार्ज आ गया, दूसरे सरफेस पर पॉजिटिव चार्ज आ गया, ऐसा आएगा ना। आपने जैसे ही इलेक्ट्रिक फील्ड लगाया, आप ये देखिए इस तरह का पोलराइज हो गया, ये जो बॉडी है इस तरह पोलराइज हो गई ना। तो पोलराइज होने के कारण यहाँ पर क्या होगा, ये AB सरफेस पर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा कि नहीं? इंड्यूस हो जाएगा, बोलो। सारे नेगेटिव चार्ज यहाँ इंड्यूस हो जाएंगे, ठीक है ना, और पॉजिटिव चार्ज इस सरफेस पर हो जाएंगे, है ना। ये जैसा कि हुआ है, तो एक पॉजिटिव चार्ज की सीट हो गई, ये सरफेस चार्ज यहाँ अपेयर हो गए। यहाँ पर क्या है? यहाँ पर एक नेगेटिव सरफेस चार्ज अपेयर हो गए, ठीक है ना। मान लो ये सरफेस चार्ज की डेंसिटी σp है और यहाँ आ जाएगा -σp, ठीक है ना। इस तरह से आ गया। तो क्या हुआ भाई? ड्यू टू पोलराइजेशन पूरा बॉडी इस तरह से पोलराइज हो गया, ओके। अब ये देखो, ये वॉल्यूम कितना है? नहीं, वॉल्यूम कितना है इस स्लैब का? वॉल्यूम देखो, वॉल्यूम ऑफ द स्लैब, ये कितना है? ये है, ये एरिया ये ले लो, मान लो एरिया A है और ये लेंथ इसका L है, तो AL हुआ कि नहीं?
वॉल्यूम में। अच्छा, इतने वॉल्यूम में ये पोलराइज हो गया। क्या हो गया भाई? ये पोलराइज हो गया। पोलराइज हो गया तो डाइपोल मोमेंट कितना होगा? डाइपोल मोमेंट ऑफ द बॉडी, इस पूरे बॉडी का डाइपोल मोमेंट कितना हो गया? देखो, P आपका डाइपोल पर यूनिट वॉल्यूम इंटू वॉल्यूम, है ना, AL। ये हुआ कि नहीं? इतना डाइपोल मोमेंट हो गया इसका, हुआ कि नहीं? अब ये देखो, लेकिन इस डाइपोल मोमेंट को हम दूसरे तरह से भी समझ सकते हैं। देखो भाई, यहाँ पर क्या है? AB, देखो चार्ज ऑन AB, ABCD, ये है ना, कितना चार्ज है? सिग्मा P इंटू एरिया, ये चार्ज हो गया। चार्ज ये Q मैंने चार्ज ऑन ABC, मतलब ये चार्ज Q कर दो, Q ऑन ABCD, ठीक है ना। तो ये Q बराबर इतना हो गया। और यहाँ पर क्या आ गया? माइनस Q आ गया, यहाँ प्लस Q आ गया। Q कितना हो गया कि एरिया इंटू सिग्मा P, यहाँ भी आया माइनस Q इक्वल टू माइनस एरिया इंटू सिग्मा P आ गया। और ये जो चार्ज हैं वो कितने दूरी से सेपरेटेड है? L पर सेपरेटेड है। तो डाइपोल मोमेंट क्या होगा, है ना। नाउ अच्छा, सिग्मा P क्या है? वेयर सिग्मा P इज क्या है? चार्ज पर यूनिट एरिया, है ना। ये क्या है? ये चार्ज पोलराइजेशन के कारण आया। जो ये फिक्सिशियस चार्ज असली चार्ज नहीं है। इलेक्ट्रिक फील्ड जैसे ही हटाओगे ये चार्ज डिसअपीयर हो जाएगा। डाइपोल मोमेंट इंड्यूस हुआ है, ठीक है ना। इसलिए ये पोलराइज चार्ज पर यूनिट एरिया है, ठीक है ना। अच्छा, वो कितना हो गया? अब यहाँ पर जो चार्ज अपीयर हो गया ABCD पर इतना हो गया, ठीक है ना। लेकिन ये देखो, पॉजिटिव चार्ज यहाँ आ गया, नेगेटिव चार्ज यहाँ आ गया, पॉजिटिव चार्ज यहाँ आ गया, ठीक है ना। ये पॉजिटिव चार्ज है, यार गलत हो गया, माइनस Q और प्लस Q ऐसा था। तो ये हो गया। तो ये एक डाइपोल मोमेंट, डाइपोल बन गया ना। इसको हम डाइपोल नहीं मान सकते, डाइपोल मानो। और डाइपोल मानोगे तो डाइपोल की डिफिनीशन के अनुसार इसका डाइपोल मोमेंट कितना हो गया? डाइपोल मोमेंट हो गया सिग्मा P A इंटू L, ठीक है कि नहीं। ये हो गया, ये दूसरी बात होगी। अच्छा, यहाँ आपको ध्यान रखना है कि P इज प्रोपोर्शनल टू E, P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू E। यहाँ पर ये वेक्टर के फॉर्म में भी है कि P की दिशा E की दिशा में, ठीक है ना, दोनों एक ही दिशा में है। तो यहाँ पर सरफेस चार्ज और E इज परपेंडिकुलर टू सरफेस ABC, सरफेस ABC CD एंड EF GH, ठीक है ना। इन दोनों सरफेसेस के, ये रेक्टेंगुलर है और इसमें इसके परपेंडिकुलर हमने अप्लाई किया और परपेंडिकुलर ये इंड्यूस भी हुआ है। तो इसीलिए P को हम लोग सीधे सीधे इस तरह लिख पा रहे हैं, ठीक है ना। अब ये देखो, 2 और 1 के हिसाब से आप देखो तो P इंटू AL इक्वल टू, इसका मतलब ये फ्रॉम 1 and 2, ये बोल रहे हैं ना। PAL इक्वल टू सिग्मा PAL, बोलो, है ना। P वेक्टर है और ये एक्चुअली यहाँ मैग्नीट्यूड की गणना कर रहे हैं, दिशा तो उसका नॉर्मली है ना। P क्या है? वो P का मैग्नीट्यूड है ना। ये सिग्मा P भी एक मैग्नीट्यूड है, नंबर है। तो यहाँ पर P कितना हो गया? P इक्वल टू सिग्मा P, ठीक है ना। तो यहाँ पर आप देख रहे हो कि मैग्नीट्यूड ऑफ P पोलराइजेशन वेक्टर इक्वल टू सिग्मा P,
मतलब सरफेस चार्ज appeared ABA appear पर यूनिट एरिया, ठीक है ना। तो यहाँ पर एक चीज मैंने इस पूरे एक्सरसाइज का मतलब सिर्फ इतना ही है कि जो पोलराइजेशन है वो सरफेस चार्ज के मैग्नीट्यूड के बराबर होगा, ठीक है ना। पोलराइजेशन का मैग्नीट्यूड जो एनाइसोट्रॉपिक मटेरियल की बात हम करेंगे तो उसमें इतना ही होता है, ठीक है भाई। अब हम लोगों ने काफ़ी कुछ सीख लिया। अभी तक हमने क्या समझ लिया कि पोलराइजेशन वेक्टर क्या होता है, सरफेस चार्ज कितना होता है, ये अब जान लिया। अब देखो भाई, हम लोग डाइलेक्ट्रिक नहीं हम ये करेंगे कि इस बॉडी यहाँ पर क्या है, देखो ये कंडक्टर है, एक कंडक्टर है। इस कंडक्टर पर हमने सिग्मा 0 है ना पॉजिटिव चार्ज अप्लाई कर दिया। यहाँ पर क्या किया हमने माइनस सिग्मा नेगेटिव चार्ज अप्लाई कर दिया, ठीक। ये बाहर से हमने इम्पोज कर दिया। ये कंडक्टर है, ये क्या चीज़ है, ये कंडक्टर प्लेट है, कंडक्टर पैरेलल प्लेट्स हैं, ठीक है ना। तो इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड बना। इसके अंदर एक हमने डाइलेक्ट्रिक मटेरियल दे दिया। ये जो शेडेड एरिया है ये दिख रहा है, ये डाइलेक्ट्रिक आप डाल दिए भाई। जब ये डाइलेक्ट्रिक जैसे डालोगे तो आप पोलराइज हो जाएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर से लगा तो उसका प्रभाव आएगा तो ये पोलराइज हो जाएगा। पोलराइज हो गया तो देखो ये माइनस 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 चार्ज यहाँ पर आ जाएंगे। इस स्पेस पर सब क्या है, माइनस चार्ज आएगा, यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज। माइनस चार्ज कितना आया, सिग्मा पी आया पोलराइजेशन। इधर कितना होगा, माइनस सिग्मा पी आ जाएगा, है ना। नहीं सॉरी, ये माइनस आ जाएगा, ये प्लस आ जाएगा। ये आएगा कि नहीं, बोलो। हाँ, तो अब इस अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड देखो, ये जो हवा वाला एरिया है ना, ये जहाँ डाइलेक्ट्रिक नहीं है इन दोनों के बीच में, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, सिग्मा बाई एफ साई 0। यहाँ पर भी इलेक्ट्रिक फील्ड सिग्मा 0 बाई एफ साई 0 है कि नहीं। वैक्यूम में जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है उसी के बराबर हुआ। लेकिन अब यहाँ जब अच्छा इस जगह पर ये जो नो पैरेलल प्लेट्स हैं ना पोलराइजेशन चार्ज के, वहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड का असर नहीं होगा क्या। यहाँ पर देखो, इस प्लेट के बाहर ओपोजिटली चार्ज प्लेट है, तो यहाँ पर देखोगे कि ये अंदर वाले का असर नहीं होगा, है ना। लेकिन बाहर वाले प्लेट का असर अंदर वाले पर होगा। तो अब देखो यहाँ पर ए कोई पॉइंट ले लो, ए, तो ये क्या है, अब देखो इलेक्ट्रिक फील्ड ई क्या है, ई इज इलेक्ट्रिक फील्ड inside the डाइलेक्ट्रिक स्लैब। यहाँ भी हम बात कर रहे हैं किसकी, अनआइसोट्रॉपिक नहीं सॉरी, ये आइसोट्रॉपिक मटेरियल की बात कर रहे हैं। आइसोट्रॉपिक डाइलेक्ट्रिक की बात कर रहे हैं। हमें यही पढ़ना है बस, इसे डाइलेक्ट्रिक उसी के संदर्भ में बात हो रही है, ठीक है ना। तो ई वेक्टर क्या होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड है इनसाइड, ठीक है। वो कितना होगा, ये देखो, एक प्लेट ये है, दूसरी प्लेट ये है, तीसरी प्लेट ये है, चौथी प्लेट ये है, 4 प्लेटें हैं। इन सब का असर इस पर पड़ेगा, बोलो पड़ेगा कि नहीं। तो देखो पहली प्लेट का उसका देखो सिग्मा 0 बाई 2 एफ साई 0, इसकी वजह से 1 नंबर, 2 नंबर के कारण देखो, 3 नंबर के कारण, 4 नंबर के कारण प्रभाव हम देख रहे हैं। पहले 2 नंबर के कारण क्या होगा, देखो ये निगेटिव प्लेट है, इस पर पॉजिटिव चार्ज पर ऐसा फोर्स लगेगा, है ना, निगेटिव दिशा में, तो माइनस सिग्मा पी बाई 2 एफ साई 0, ठीक। अब इस वाले प्लेट के हिसाब से देखो, इसका भी पॉजिटिव चार्ज पर ऐसे फोर्स लगेगा, ठीक है ना, तो माइनस सिग्मा पी बाई
2 एप्साई 0। ठीक है कि नहीं? देखो पहले वाली प्लेट की वजह से ई का मान ऐसा, दूसरे वाले के पास ऐसा, तीसरे वाले पे ऐसा, चौथे वाले पे ऐसा। ये टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड इन चारों का प्रभाव है ना? तो वही हमने यहाँ पर लिख लिया, प्लस सिग्मा 0 भाई चौथे वाले का 2 एप्साई 0। ठीक है ना? अब इनको जोड़ो तो क्या हो गया, देखो सिग्मा 0 बाई एप्साई 0 माइनस सिग्मा पी बाई एप्साई 0। बोलो ये हो गया? तो हमने यहाँ पर क्या समझ लिया? यहाँ पर ई पर हम लोगों ने क्या समझ लिया कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड और इनकी दिशा क्या होगी, नॉर्मल की दिशा होगी। क्या? प्लेट के नॉर्मल की दिशा होगी। यही हो रही है ना? तो अब कुल मिलाकर के इलेक्ट्रिक फील्ड, अंदर वाला जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो क्या है, देखो सिग्मा 0 बाई एप्साई 0 माइनस सिग्मा पी बाई एप्साई 0। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, कुछ है नहीं, बस वो पैरेलल प्लेट का इलेक्ट्रिक फील्ड हम लोग निकाल रहे हैं। ठीक है ना? ये बन। अब पीछे आपने अभी अभी स्टडी किया है कि सिग्मा 0 ई 0 क्या है भाई। चलो सिग्मा 0 ई 0 को हम ऐसे ही लेते हैं, अभी रखो एप्साई 0 माइनस इसको हम पी कह देते हैं। ठीक है ना? पी वेक्टर, इसको भी हम पी वेक्टर कहते हैं। और ये क्या है, एन दिशा में। अब वेक्टर की बात कर रहे हो तो एन भी लिख लो, एन भी लिख दिया, या एन भी लिख लिया। वेक्टर वेक्टर इक्वेशन कंप्लीट हो गया, पी बाई एप्साई 0 हो गया कि नहीं? अब इसको इधर ले आओ, हमने इसको यहाँ लाया तो दूसरी साइड में, तो ई प्लस पी बाई एप्साई 0। अब इन दोनों को जोड़ सकते हैं, तो ये हो गया एप्साई 0 ई, बोलो प्लस पी, ये हो गई बेटा एप्साई 0। और ये बराबर कितना हो गया, सिग्मा 0 बाई एप्साई 0 और एन दिशा में। ठीक है ना? ये दूसरा हो गया। ठीक है भाई। अभी एक चीज़ और है, अभी हम लोगों ने पीछे स्लाइड में देखा था कि जो P है वो एप्साई 0 काई ई और ई पर निर्भर करती है कि नहीं? वी नो कि पोलराइजेशन डिपेंड्स अपॉन ई, और ई क्या है, अंदर वाला इलेक्ट्रिक, यहाँ का इलेक्ट्रिक फील्ड है ई। ठीक है ना? तो अब ये देखो क्या हो गया, तो P की जगह पर यहाँ 2 में रख लेते हैं। देखो एप्साई 0 ई, ठीक, प्लस P को हम एप्साई 0 काई ई कह दें और ई भी कह दो। P की वैल्यू बस हम यहाँ से उठा कर रख दिए बटा एप्साई 0, हुआ कि नहीं? ये बराबर सिग्मा 0 एप्साई 0 एन। ठीक है कि नहीं? अब ये देखो एप्साई 0 से एप्साई 0 यहाँ तक कट गया, कटा दें तो ई की वैल्यू हो गई, इसका मतलब क्या हो गया, ई 1 प्लस एप्साई ई। ठीक है भाई, बराबर सिग्मा 0 बाई एप्साई 0 और ये एन दिशा में। ठीक, ये आपका एक रिलेशन मिला। लेकिन सिग्मा 0 एप्साई 0 क्या है, सिग्मा 0 बाई एप्साई 0 ये क्या है, अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड है। ये इलेक्ट्रिक फील्ड इस स्लैब के बाहर जो यहाँ पर पैदा हुआ है ना वैक्यूम में, ये अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड है जिसके कारण से पोलराइजेशन हुआ। तो ये क्या हुआ, वैक्यूम में जो इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा हुआ ये सिग्मा 0 ने किया, वो क्या हो गया E0। ठीक है ना? ये कितना हो गया E0। ठीक है ना? अच्छा एक बात और है कि 1 प्लस काई ई को 1 प्लस काई ई को एक नाम देते हैं और वो कहते हैं K, डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट। डाई इलेक्ट्रिक
कांस्टेंट, इसको हम डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कहते हैं। कि नया टर्म, नई प्रॉपर्टी, जैसा काई है ना, उसी तरह से एक डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट को हम डिफाइन करते हैं। और वो क्या हो गया देखो, हमें स्लाइड चाहिए, रुक जाओ, ठीक है, इसको ले चलते हैं अगले स्लाइड पर। यहाँ पर देखो, हम लोगों ने अभी एक्सप्रेशन निकाल लिया कि ई 1 प्लस काई ई इक्वल टू ई जीरो, और ये कितना है, सिग्मा जीरो बाई एप्साई जीरो, है ना। ये क्या है, ये इम्पोज्ड इलेक्ट्रिक फील्ड, है ना, जो बाहर एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है ये। अच्छा, अब नया कांस्टेंट हमने बनाया k इक्वल टू 1 प्लस काई ई, ठीक है ना। ये असल में ये वेक्टर है भाई, इसका सम्मान करो, ये n है, ठीक है ना, काई ई, ठीक है, 1 प्लस काई ई, ये k है, इसका नाम दिया गया, नाम है बस, कुछ नहीं है, नाम है, ये है डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट, ठीक है ना, इसको डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट कहते हैं। ये किस बात पर निर्भर करता है, ये हर मटेरियल की अपनी अपनी प्रॉपर्टी है। दिस इज प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल, जो भी डाई इलेक्ट्रिक होगा उसकी अपनी प्रॉपर्टी है। अच्छा, और ये काई एक्स के साथ रिलेटेड है, देखो, काई ई इक्वल टू के माइनस 1, ठीक है ना, ये इन दोनों के बीच में आपस में रिलेशन है। ये k इक्वल टू 1 प्लस काई ई और काई इक्वल टू 1 माइनस ई। अच्छा, अब ये देखो, तो हम इसके आधार पर, ये एक नंबर है, इसके आधार पर हम क्या लिख सकते हैं कि ई के इक्वल टू ई जीरो, ठीक है ना। इसका मतलब आप कह सकते हो कि ई इक्वल टू ई जीरो बाई के। अब ये देखो, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट रिजल्ट है, सुपर इम्पोर्टेंट रिजल्ट है। आपने क्या किया, यहाँ देखो क्या हो क्या रहा है, ये जो वैक्यूम में इलेक्ट्रिक फील्ड आपका ई जीरो है ना, ये इलेक्ट्रिक फील्ड उसी सोर्स से पैदा हुआ, और जब ये डाइलेक्ट्रिक के अंदर चला गया तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड का मान ई बाई ई जीरो बाई के हो गया, है ना। इससे इसके डाइलेक्ट्रिक क्या हो गया, डाइलेक्ट्रिक मटेरियल के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड रिड्यूस हो गया। ये के का मान जनरली 1 से ज़्यादा होता है, ठीक है ना, 1 से ज़्यादा होता है, और ये डाइलेक्ट्रिक मटेरियल में जा करके इलेक्ट्रिक फील्ड रिड्यूस हो जाता है, कम हो जाता है, ठीक है ना, तो वो 1/k हो जाता है। तो ये इसका हमें, इस फॉर्मूले का हमें बार बार उपयोग करना होगा, बार बार पाला पड़ेगा, ज़रूरत पड़ेगी, इसलिए इस फार्मूले को अच्छे तरह से समझ लेना यहाँ पर। और इसका फिजिक्स भी देख लो कि यहाँ स्लैब के बाहर ये जीरो इलेक्ट्रिक फील्ड था, ये, और ये जीरो किसी से पैदा हुआ, देखो रो जीरो से पैदा हुआ, ठीक है ना, और इसके ऊपर ये क्या हुआ, पोलराइज चार्ज आ गया, है ना, डाइलेक्ट्रिक, उसकी वजह से ये पोलराइजेशन के कारण ये अब इसके अंदर ई का मान घट करके ई जीरो बाई के बन गया, ठीक है ना। तो एक बात तो ये होगी, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड और इनके बीच क्या रिलेशन होगा। दूसरी बात हमें ये पता करना होता है कि यदि आपने ई जीरो फील्ड लगाई, ई जीरो आपने फील्ड लगाई, या इसको आपने क्या निकाला था, देखो ई बराबर कितना आया, ई जीरो बाई के, ये आया ना, और ठीक है, ई जीरो बाई के, ये तो ये निकाला था, और ये ई जो है पीछे हम लोगों ने कहीं देखा था, देखो ई जो है ये कितना है,
ये पोलराइजेशन के कारण, पोलराइजेशन का इफेक्ट के कारण वो कम हुआ है कि नहीं। तो ये E0 जो है क्या हो गया, सिग्मा 0 बाई एफसाई 0 माइनस सिग्मा पोलराइज बाई एफसाई 0, और इनकी दिशा n की दिशा है, ठीक है नहीं। ये आया था। अब अपना काम ये है, ये पूछ रहे हैं कि आपने सिग्मा 0 मान लो यहाँ पर चार्ज अधिरोपित किया, यहाँ पर सुपर इम्पोज किया, जिसकी वजह से इसमें फील्ड पैदा हुआ और डाइइलेक्ट्रिक पोलराइज हुआ, ठीक है ना। तो इसमें पोलराइजेशन चार्ज कितना उत्पन्न हुआ, तो देखो P सिग्मा P कितना हुआ, ये P के बात है, पोलराइजेशन वेक्टर के बराबर आया, उसके मैग्नीट्यूड के बराबर। पोलराइजेशन कितना होता है, काई E, ठीक है ना। अब E का मान आपने निकाल चुके हो, E बराबर कितना है, E0 बाई K, देखो यहाँ निकाल चुके हो, है ना। तो काई की वैल्यू आपने K-1 निकाल लिया है, और E की वैल्यू इतना हुआ कि नहीं, बोलो। इसको आप लिख सकते हो K-1 बाई E0, जो आप ए फील्ड अप्लाई किए, और ये हो गई K, ठीक है ना। ये जो फार्मूला डराइव कर रहे हैं वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इस पर बहुत से सवाल बनते हैं। K-1 बाई K हो गया, ये हो गया E0, ठीक है ना। केवल इतना ही नहीं, अब E0, ठीक है, इसकी जगह आप ये क्या लिखोगे, ये क्या है P, ठीक तो है, P यही ना, ये इतना ही होता तो है। P की वैल्यू हम इसी तरह डिफाइन करते हैं ना, P तो यही हुआ। हाँ, तो अब ये हो गया K-1 बाई K, और इसको कहो सिग्मा P सिग्मा 0 बाई एफसाई 0, ठीक है ना। ये तो अब आपका जो चार्ज डेंसिटी जो होती है ना, वो किस बात पर निर्भर करती है, चार्ज डेंसिटी जो होती है, ओ यहाँ पर एफसाई 0 भी था भाई, यहाँ एफसाई 0 नहीं था। हम लोग सही रास्ते पर चल रहे हैं, बहुत ज़्यादा गलती नहीं है, बस यहाँ पर देखो, यहाँ तक हम लोग बिल्कुल सही आए। एफसाई 0 था, ये एफसाई 0 यहाँ छोड़ दिया, यहाँ पर एफसाई 0 वही आया, ठीक है, यहाँ भी दिक्कत नहीं है, यहाँ भी एफसाई 0 आएगा, ठीक है ना। अब ये एफसाई 0 जो है, इसमें और एफसाई 0 का यहाँ गुणा हो जाएगा, तो एफसाई 0 से एफसाई 0 कट गया, तो फिर हमारा रिजल्ट आया K-1 बाई K इंटू सिग्मा 0, ठीक है ना। अब हमारे पास ये जो इक्वेशन है 3 है ना, ये जो हमारा इक्वेशन 3 है ना, वो हमारे सामने कई रूपों में आएगा। तो ये जितना अपन सवाल लगाए अभी डाइइलेक्ट्रिक के बारे में, उसको हम लोग समराइज कर लेते हैं। पहला रिलेशन हो गया 1 प्लस काई ई बराबर के, दूसरा रिलेशन हो गया 1 प्लस काई ई बराबर के ई, है ना, उसी चीज़ को ले लिया E0, और इसका मतलब ये हुआ कि E0 इक्वल E बराबर E0 बाई के, ठीक। ये इस रिलेशन का हमेशा आपको उपयोग करना होगा, और ये बहुत पाला पड़ेगा, ये कई बार आएगा, आपसे सवाल भी इसी पर पूछे जाएंगे कि कितना होगा। दूसरी बात, आपने देखा पोलराइज चार्ज, ये कितना आया, इसका आपने देखा तो पहले E0 के अप्लाइड E0 के पदों में आपको बताना हो सकता है, ये जो E होगा अंदर वाले E के संदर्भ में बताना पड़ सकता है, ठीक, और ये बाहर वाले E के संबंध में बताना पड़ सकता है। दूसरा, ये अप्लाइड जो चार्ज सोर्स है उसके संदर्भ में बताना पड़ सकता है। तो हमने क्या निकाला इसमें, देखो ये आया एफसाई 0 काई E, ठीक है ना, E के पदों में आ गया। दूसरी चीज आ गया, इसको हम छोड़ते जा रहे हैं, काई को K-1 कर दिया, K-1 बाई K,
और ये अप्लाइड E0 के पदों में बताएं। कई बार हमको E0 पता रहता है क्योंकि हमने इस फील्ड को लगाया है, हमें पता है कि कितना हमने लगाया, तो उसे चार्ज डेंसिटी हमें पता करनी हो। ठीक है। और दूसरी बात, इसको K माइनस ये एफसाई 0 भी यहाँ रहेगा, बोलना नहीं, ये एफसाई 0 यहाँ रहेगा। ठीक है ना। और ये K माइनस 1/K रो 0। ये कई बार इसके हिसाब से इस पर भी सवाल पूछे जाते हैं। कहता है कि मान लो आपने Q चार्ज उस कैपेसिटर के ऊपर दे दिया, डाइइलेक्ट्रिक डाल दिया, उसका पोलराइजेशन पोलराइज चार्ज पर यूनिट एरिया कितना होगा, या कि उस कैपेसिटर के एक पृष्ठ पर एक और कितना उसमें चार्ज इंड्यूस हो गया, है ना, तो टोटल इंड्यूस चार्ज कितना हो गया। तो ये रो 0 क्या है, पर यूनिट एरिया चार्ज डेंसिटी है, सरफेस डेंसिटी है ना, रो 0 अप्लाइड वाली है, और रो P जो पोलराइजेशन की है। तो ये जो 3 सवाल जो है ना, 3 आइडेंटिटी, आपको अक्सर इनसे काम पड़ेगा। अभी तक जो डिस्कशन किया हम लोगों ने, तो इसी के संदर्भ में इसी बात को लेकर के हमारा उद्देश्य था। ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। हम लोगों ने अभी तक 2 वेक्टर से परिचित हुए, एक E0 अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड जो डाइइलेक्ट्रिक में था, E इनसाइड द इलेक्ट्रिक फील्ड, और एक तीसरा वेक्टर आपने पोलराइजेशन वेक्टर से परिचित हुए। 3 वेक्टर पढ़े। अब एक चौथे वेक्टर से हम आपको परिचय कराते हैं, वो है डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। हम क्या बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। डिस्प्लेसमेंट, प्लेस हो गया ना, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। ठीक, इसका नाम है डी वेक्टर। ठीक है ना। ये वेक्टर बहुत बाद में मैक्सवेल द्वारा इंट्रोड्यूस किए गए थे। ठीक है। तो इसलिए बड़ा सीधा होने के बावजूद भी ये बेचारा बहुत ही बाद में आया और टेढ़े से घूम कर आया। ठीक है ना। तो इसलिए इसकी डेफिनेशन कई दूसरे तरह से दी जाती है। तो चलो आओ देखते हैं। हम ये जानते हैं ये डाइइलेक्ट्रिक मटेरियल है और इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड E है। इस पर सिग्मा 0 चार्ज प्लेट हमने इम्पोज किया है। इस पर सिग्मा P पोलराइज चार्ज आ गया, सिग्मा P ये आ गया, प्लस P यहाँ माइनस सिग्मा 0। इस तरह का अरेंजमेंट है अभी इस पर। ठीक है ना। और E0 क्या है, ये वैक्यूम में इलेक्ट्रिक फील्ड है। ठीक है ना। तो अब देखो E की बात करो, अभी अंदर डाइइलेक्ट्रिक मटेरियल का इलेक्ट्रिक वेक्टर है E। ये कितना था, सिग्मा 0/एफसाई 0। ठीक, माइनस सिग्मा P बाई एफसाई 0, और किधर n वेक्टर की ओर, दोनों ही की दिशा n वेक्टर है। हम आइसोट्रॉपिक मटेरियल के संदर्भ में बात कर रहे हैं और ये रिलेशन उसी के मामले में लागू होगा। ठीक है ना, इसलिए ये सीधे रिलेशन दिख रहे हैं। ठीक है। अब आगे देखो, इस चीज़ को थोड़ा सा और बढ़ाते हैं तो सिग्मा 0 एफसाई 0 n, ठीक, माइनस ये देखो रो P को हम P कहते हो, P वेक्टर बाई एफसाई 0, ये कह सकते हो ना। अब इसको P को इधर ट्रांसफ़र करो, E प्लस P बाई एफसाई 0 इक्वल टू बाई एफसाई 0 n। ठीक है ना। E भी इस प्लेट के नॉर्मल की दिशा में, n की दिशा ये है, E की दिशा भी इस प्लेट के नॉर्मल की दिशा में है, P की दिशा भी नॉर्मल की दिशा में है, और n तो नॉर्मल है ही। ठीक है ना, वही बात। अब इसको जरा और इसको करो, इसको लिख सकते हो एफसाई 0 E प्लस P, ठीक, बटा एफसाई 0, है ना, ये इक्वल टू सिग्मा 0 बाई एफसाई 0 n। ठीक है भाई। इसको अब जरा देखो, एफसाई 0 से एफसाई 0 कट गया, तो अब हम लिख सकते हैं एफसाई 0 E प्लस P।
बराबर सिग्मा जीरो, ये बहुत जीरो सिग्मा जीरो, ये इक्वल टू, ये 1 नंबर का समीकरण है तुम्हारा, ठीक है ना। ये क्या है, 1 नंबर इक्वेशन हो गया। कोई दिक्कत यहाँ तक तो कोई। इस वाले जो वेक्टर को बोलते हैं P प्लस एप्साई जीरो ई, इस वेक्टर का संयुक्त नाम D है। क्या है, D। मैंने कहा ना कि ये बड़ा घूम करके आया, इसकी परिभाषा दिया, क्योंकि P वेक्टर बहुत पहले लोगों को पता हो गया था, E वेक्टर भी लोग जानते थे, यूज करने लगे थे। अब मैक्सवेल ने एक सीधा साधा D वेक्टर लाया, ठीक है ना। अब वो D वेक्टर जब आया तो इस तरह से घूम कर आने से ये टेढ़ा लग रहा है, लेकिन है वो बहुत सीधा। देखो D हो गया, इसको D कहा तो इसका मतलब ये हुआ कि D बराबर क्या हो गया, D बराबर एफ, ये जीरो सिग्मा जीरो n। D वेक्टर की दिशा क्या होगी, ये जो सरफेस चार्ज डेंसिटी और वो नॉर्मल की दिशा में वो वेक्टर के बराबर हो गया, ठीक है कि नहीं। ये डिस्प्लेसमेंट वेक्टर इस तरह से डिफाइन होता है। डी वेक्टर आपने कह दिया। अब इस डी का करोगे क्या, डी के साथ और भी जुड़ा, इस डी के साथ देखो, पी को हम एप्साई जीरो काई कहते हो, काई ई कह दोगे, कहोगे कि नहीं, प्लस एप्साई जीरो ई, इसी डी को ही हम आगे बढ़ा रहे हैं। तो देखो इसको हम और सरल कर सकते हैं, कितना, एप्साई जीरो काई ई प्लस 1 इंटू ई, बिल्कुल सही, इतना हुआ ना। यही बराबर क्या है, टी है। और यही इस चीज़ को क्या बोलते हैं, काई प्लस 1 को के कहते हैं। तो एप्साई जीरो के डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट इंटू ई बराबर डी, और डी की वैल्यू कितनी है, देखो सिग्मा जीरो एन, ये हो गई ना। बस ये रिलेशन देखो, ढेर सारे रिलेशन को अपने अंदर समेटे हुए हैं। क्या समेटे हुए हैं, ये इतना। और एक बात और, ये इसको और आगे बढ़ो, सिग्मा जीरो ई को हम एप्साई जीरो ई जीरो भी कर सकते हो। क्या कर सकते हो, एप्साई जीरो ई जीरो। अब इस चीज़ को यहाँ देखो, फिजिकल क्या चीज़ है, देखो ये डी, यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है, ई जीरो है ना। यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड ई है, ठीक है ना। यहाँ पर पोलराइजेशन वेक्टर भी है। तो डी का मान देखो, इस जगह डी का मान डी रहा, इस जगह भी डी का मान डी रहा। कैसे, देखो डी का मान, अगली स्लाइड पर इसको समेटते हैं। देखो डी का मान आपने निकाला, क्या बताया, डी का मान तो सेग में इतना जीरो बताया, एन आपने ये भी बताया नॉर्मल की दिशा में। दूसरी चीज़ बताया एप्साई जीरो के ई, ठीक, यही जो हो गया कि एप्साई जीरो ई जीरो, ठीक है ना। ये आइडेंटिटी इम्पोर्टेंट है, ठीक है ना। और कई जगह ये एप्साई जीरो के को हम एप्साई कहते हैं, इसके परमिटिविटी ऑफ द मटेरियल, परमिटिविटी ऑफ द मटेरियल, ठीक है ना। तो ये डी जो है, ये डाइलेक्ट्रिक स्लैब हमने बना दिया इस बीच में, ये देखो ये स्लैब आपका बन गया, ठीक। यहाँ पर ई जीरो आपका फील्ड है, यहाँ पर ये क्या आ गया कि ई जीरो बाई के आ गया इनका ई, ठीक है ना। लेकिन डी का मान जो है यही बना रहा, डी का मान ये रहा, यहाँ भी डी का मान यही रहा, ठीक है। अब इसके बाद और भी एक चीज़ देखो, अब इनको समेटते हैं, है ना। वो क्या है कि पोलराइजेशन जो होता है वो क्या है, सिग्मा पी के बराबर होता है। पी ये नॉर्मल दिशा में, एक देखो पी वेक्टर के बारे में ये जान गए, ये होता है। ई वेक्टर क्या होता है, ई वेक्टर जो है सिग्मा जीरो बाई एप्साई जीरो माइनस सिग्मा पी बाई एप्साई जीरो, और ये एन के बराबर होता है, एन,
ठीक है ना, ये दूसरा रिलेशन। तीसरा रिलेशन क्या आ गया, डी आया। डी क्या होता है, डी केवल सिग्मा 0 एन पर निर्भर करता है, ठीक है ना। और एक चौथा E0 आ गया था, E0 आया था सिग्मा 0/E0 एन, ठीक है ना। बस इनकी जितनी प्रॉपर्टी हैं सभी इसी 4 इक्वेशन में समाहित है, ठीक है ना, है कि नहीं। तो देखो, तो इस प्रॉपर्टी को हम लोग समेटें। पहला प्रॉपर्टी, पहली प्रॉपर्टी है, बस इक्वेशन से ही आ रहा है। पहली प्रॉपर्टी कि डी वेक्टर डी डिपेंड्स अपॉन ट्रू चार्ज ओनली। ट्रू चार्ज क्या हो गया भाई, अब देखो हमारे पास दो तरह के चार्ज हैं। एक सिग्मा पी पोलराइज चार्ज है जो आभासी चार्ज है, इलेक्ट्रिक फील्ड के इम्पोज करने से पैदा हुआ, असली नहीं है। एक दूसरा असली चार्ज है, फ्री चार्ज है ना, सिग्मा। ये चार्ज है जो हमने ले आकर के कहीं से लगाया है इस पर, है ना, इसको कहते हैं सिग्मा 0। इसको फ्री चार्ज भी कहते हैं। क्या कहते हैं, फ्री चार्ज, ठीक है ना। तो ये सिग्मा 0 को फ्री चार्ज कहते हैं, सिग्मा पी को क्या कहते हैं, पोलराइज चार्ज कहते हैं, पोलराइज्ड चार्ज। कहीं कहीं इसको बाउंड चार्ज भी कहते हैं। क्या है, बाउंड चार्ज, ठीक है ना। तो देखो डी किस बात पर निर्भर करता है, वो ट्रू चार्ज सिग्मा 0 पर निर्भर करता है, ठीक है ना। वो क्या करता है, दूसरी बात, डज नॉट डिपेंड्स अपॉन सिग्मा पी, पोलराइज चार्ज पर बिल्कुल नहीं निर्भर करता, ठीक। डी की प्रॉपर्टी समझ गए। दूसरी बात, ई वेक्टर किस बात पर डिपेंड करता है, डिपेंड्स अपॉन क्या है, सिग्मा 0 एज वेल एज सिग्मा पी, इन दोनों पर निर्भर करता है, ठीक है ना। देखो इनके रिलेशन में ई दोनों के ऊपर निर्भर करता है, ठीक है। और पी वेक्टर तीसरा है, जो पी वेक्टर है वो किस बात पर निर्भर करता है, सिंपली पोलराइजेशन पर निर्भर, सिंपली डिपेंड्स अपॉन पी, इस पर निर्भर करता है, ठीक है ना। सिग्मा पी दैट इज डिपेंड्स अपॉन डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट और काई, ठीक है ना, प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल, प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल, ठीक है ना। ये पोलराइजेशन जो है, दिस इज द प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल, जो डाइलेक्ट्रिक मटेरियल है उसकी प्रॉपर्टी है। और ये वेक्टर क्या था, देखो पोलराइजेशन फील्ड के, और देखो ये निगेटिव से शुरू हुआ, इसका फील्ड ये पॉजिटिव पे जाकर ख़त्म हो गया, है ना। इसका फील्ड केवल पोलराइजेशन डाइलेक्ट्रिक के अंदर ही रहता है, ऐसा है ना। पोलराइजेशन पी का प्रभाव कैसा रहा, पी वेक्टर का ऐसे रहा, लेकिन ई वेक्टर का प्रभाव जैसा रहा, जो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा, ये पी वेक्टर है, पोलराइजेशन वेक्टर है ना। तो ठीक है ना। देखो पोलराइजेशन जो होता है केवल पोलराइज चार्ज के ऊपर निर्भर करता है ना, डिपेंड्स अपॉन पोलराइज चार्ज ओनली, चार्ज ओनली, ठीक है ना। अच्छा देखो डी वेक्टर को आप जो है इलेक्ट्रिक वेक्टर बिल्कुल मत मानना। इलेक्ट्रिक वेक्टर जो होता है फोर्स होता है, और ये इलेक्ट्रिक E0 किस पर निर्भर करता है, देखो वो वैक्यूम की परमिटिविटी और उसके ऊपर सिग्मा 0 पर निर्भर करता है। लेकिन डी वेक्टर परमिटिविटी या मटेरियल के ऊपर बिल्कुल नहीं निर्भर करता, ठीक है ना। ये डी वेक्टर का
अपना सीधा गुण है। ये ट्रू चार्ज पर जो सोर्स का जो चार्ज है उसके ऊपर निर्भर करता है, ठीक है ना। अच्छा, अब जरा एक बात सोचो, मान लो 1 यूनिट चार्ज है, ये क्यू चार्ज है, पॉइंट चार्ज, उसकी वजह से डी वेक्टर कितना होगा? देखो, डी वेक्टर ड्यू टू पॉइंट चार्ज, हमें कुछ करना नहीं है, डी वेक्टर कहीं से लाएंगे नहीं, बस सीधे हम डिफाइन कर देते हैं क्यू बाई 4 पाई एप्सिलॉन 0 का हटा दो, आर स्क्वायर, इसकी दिशा क्या होगी? आर के यूनिट वेक्टर, बस यही है। एप्सिलॉन 0 जो मटेरियल पर निर्भर करता था उस पर हमने हटा दिया, ठीक है ना, ये डी हो गया। ओके, अच्छा दूसरी बात, और इसका E0 वेक्टर से इसको कंपेयर करो, E0 इक्वल टू क्यू बाई 4 पाई एप्सिलॉन 0 आर स्क्वायर, आर का यूनिट वेक्टर है ना। इसका मतलब ये हुआ कि एप्सिलॉन 0 E है ना, ये बराबर डी है कि नहीं? एप्सिलॉन 0 E बराबर डी और क्यू बाई 4 पाई एप्सिलॉन 0 आर स्क्वायर, आर का यूनिट वेक्टर, एप्सिलॉन 0 हट गया यहाँ से, सॉरी, ठीक है ना, ये हो गया आपका, ये कंपेयर कर लिए। हाँ, डाइलेक्ट्रिक मटेरियल, यदि डाइलेक्ट्रिक मटेरियल भी आ जाएगा, ठीक है ना, तो एप्सिलॉन 0, तो अब ये पैरेलल प्लेट है, पैरेलल प्लेट ले लो ऐसे, और चार्ज 0 सिग्मा 0 है ना, इसमें माइनस कितना है? माइनस सिग्मा 0 हो गया, ठीक है ना, और इसके बीच में डाइलेक्ट्रिक डाल दिया, डाइलेक्ट्रिक डाल दिया, ठीक है ना, और उसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के है। तो अब डी की वैल्यू आपको लिखना हो, कोई पूछे तो डी बराबर क्या हो गया? डी बराबर सीधे सिग्मा 0 एन का हो गया, ठीक है ना। और E0 कितना हो जाएगा? E0 हो गया डी बाई एप्सिलॉन 0, डी बाई एप्सिलॉन 0 या सिग्मा 0 बाई एप्सिलॉन 0 एन, ऐसे सीधे लिख दोगे, ठीक है ना, ई के लिखना पड़ा तो। और डाइलेक्ट्रिक के अंदर में ई कितना हो जाएगा? ई जो होगा डी बटा के एप्सिलॉन 0, क्या होगा? डी बाई के एप्सिलॉन 0। डी का मान डाइलेक्ट्रिक में कितना होगा? डी, इसके अंदर डी का मान कितना होगा डाइलेक्ट्रिक में? डी का मान सिग्मा 0 एन ही रह जाएगा। क्या बोलते हैं? इन डाइलेक्ट्रिक में ले लो, डाई इलेक्ट्रिक, इन डाई इलेक्ट्रिक, ठीक है ना, इसकी बात कर रहे हैं। तो डी का मान सिग्मा 0 एन ही रह जाएगा, लेकिन ई का मान कितना हो जाएगा? डी बाई के एप्सिलॉन 0, यानी और ई हो जाता है कितना? डी बाई के एप्सिलॉन 0, ठीक है कि नहीं। डाइलेक्ट्रिक में डी वही रहेगा, और इसीलिए ई 0 बाई ये के हो जाता है, ठीक है ना। अब ये कंपेयर कर लिया आपने, देख लिया अलग अलग दसों, डी वेक्टर वही रहता है। डी वेक्टर बेसिकली सोर्स पर निर्भर करता है, इस सोर्स पर निर्भर करता है। अच्छा, डी वेक्टर के ऊपर गाउस थ्योरम भी लागू होता है, हम उसको बहुत प्रूव नहीं करेंगे, लेकिन ये डी वेक्टर देखो, ये आप ये क्या जानते हो? गाउस थ्योरम होता है ई डैश डी एस, ई डैश डी एस, है ना, गाउस थ्योरम ओवर ए सरफेस। मान लो ये एक सरफेस है ना, फ्री स्पेस का ले लो, ये क्या है? फ्री स्पेस है, मैंने डाइलेक्ट्रिक नहीं है ना, इसमें ई वेक्टर है, E0 वेक्टर है, हम यही E0 ही लेते हैं, यहाँ भी E0 ले लो। तो अब इसको लोगे तो ये कितना होता है? ये सरफेस से इनक्लोज्ड क्यू है ना, क्यू इनक्लोज्ड बाई एप्सिलॉन 0 होता है कि नहीं। अब देखो, अब यहाँ एप्सिलॉन 0 की जगह पर डी रख देते हैं, तो ये क्या हो गया? एप्सिलॉन 0, ये डी बटा एप्सिलॉन 0 कर दो, डॉट डी एस कर देते हैं, ये क्यू इनक्लोज्ड बटा एप्सिलॉन 0 हो गया, ठीक। देखो ये एप्सिलॉन 0 कांस्टेंट है, एप्सिलॉन 0 इज अ कांस्टेंट, है ना।
तो ये क्या हो गया, डी डॉट डी एस है ना, इक्वल टू क्यू इनक्लोज्ड, इनक्लोज दैट इज ट्रू चार्ज, ट्रू चार्ज इनक्लोज। ट्रू चार्ज का मतलब क्या हुआ, इसमें डाइलेक्ट्रिक रहेगा ना तो पोलराइज चार्ज भी रहेगा, बाउंड चार्ज भी रहेगा, ठीक है ना। वो कह रहा है कि बाउंड चार्ज को इंक्लूड मत करना, क्या है, बाउंड चार्ज को इंक्लूड नहीं करना है, बल्कि ट्रू चार्ज को ही लेना है। तो ये डी वेक्टर का ये बहुत बढ़िया प्रॉपर्टी है जो मैक्सवेल ने इसको पता लगाया, और उस हिसाब से वो कहा कि डी वेक्टर जो है वो ट्रू चार्ज के बराबर होता है और किसी भी मटेरियल में लागू होता है। अच्छा, ये जो हम एक्सप्रेशन निकाले हैं, दिस एक्सप्रेशन इज derived for free space, है ना, free space, but it is equally hold, है ना, the any material also, ठीक है ना। ये जो इक्वेशन है, तो इसलिए अब हम कहते हैं कि गाउस थ्योरम फॉर डी वेक्टर क्या हो गया, इज क्या, इंटीग्रल, एनी इंटीग्रल, ठीक है ना, डी डॉट डी एस, ठीक है ना, इक्वल टू क्यू इनक्लोज्ड, है ना, क्यू इनक्लोज्ड, ये है ट्रू चार्ज। इलेक्ट्रिक वेक्टर के मामले में यह नहीं कर पाते थे, क्यों, इलेक्ट्रिक वेक्टर में पोलराइज चार्ज को भी ध्यान में लेना पड़ेगा, तब जाकर इलेक्ट्रिक वेक्टर का मामला हल होगा, ठीक है ना, समझ में आई। जबकि डी वेक्टर के मामले में ऐसा नहीं है, ठीक है ना। ये रहा, हम लोगों ने 3 तरह के वेक्टर समझा, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, पोलराइजेशन का वेक्टर और इलेक्ट्रिक वेक्टर, ठीक है ना। और ये डी वेक्टर के जो ट्रू चार्ज पर निर्भरता है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है और एक बहुत ही बढ़िया रिजल्ट देती है। उस रिजल्ट को देखना चाहोगे, जो लोग इंटरेस्टेड है वो देख सकते हैं, मैं उसका मुश्किल से 2-3 मिनट लगेगा। ये देखो, ये जो है ए बी जो दिया है ना, ये एक बाउंड्री है, एक टाइप का मटेरियल यहाँ है, मान लो एयर है, कुछ भी हो सकता है, मटेरियल भी हो सकता है मीडियम, ये दूसरे तरह का मटेरियल है, ये 1 नंबर है जोन, ये दूसरे तरह का मटेरियल है, ठीक है ना। अब कोई इलेक्ट्रिक वेक्टर यहाँ से आकर अप्लाई हो रहा है ना, इलेक्ट्रिक वेक्टर, तो इलेक्ट्रिक वेक्टर है तो उसमें डी वेक्टर भी होगा, क्योंकि ये सारे वेक्टर एक दूसरे से रिलेटेड है, ठीक है ना। तो डी वेक्टर अप्लाई, यहाँ डी वेक्टर D1 है, यहाँ डी वेक्टर D2 है, दूसरे जोन में, ठीक है ना। यहाँ नॉर्मल से दोनों का कॉमन नॉर्मल ये पॉइंट है, दोनों इंसिडेंट होते हैं, है ना। तो इस कॉमन नॉर्मल पर दोनों मिलते हैं, दोनों की एक मैंने कॉमन बाउंड्री पे मिलते हैं। जैसे आप एक का उसमें देखा था पैरेलल प्लेट में कि हवा और जैसे डाइलेक्ट्रिक मिल गए, उसी तरह इसकी एक इंटरफेस है, ये बाउंड्री है सरफेस, ठीक है ना। तो अब यहाँ पर देखो, अधिक से अधिक यहाँ पर हमने कोई ट्रू चार्ज नहीं लगाया, यहाँ पर कोई ट्रू चार्ज हमने नहीं दिया, या दिया भी होगा तो यहाँ मान लो ट्रू चार्ज इस सरफेस के ऊपर है सिग्मा 0, क्या है ट्रू चार्ज, इस सरफेस के ऊपर मान लो सिग्मा 0 है, और इसमें कुछ पोलराइजेशन चार्ज भी होगा, दोनों हो सकता है। लेकिन डी वेक्टर के साथ देखो, यहाँ पर एक पिल बॉक्स ले लिया
और ऐसा पिल बॉक्स, सिलेंड्रिकल पिल बॉक्स लिया है जो बहुत ही छोटा है, इसका एरिया ए बहुत ही छोटा है, ठीक है ना। और ये साथ ही साथ इसने क्या है कि इसकी हाइट बहुत ही कम है ना, इसकी हाइट को बहुत ही कम कर दिया, और जितना छोटा कर सकते हो उतना छोटा कर सकते हो, कर लो, ठीक है ना। तो इसलिए सिलेंडर के इस साइड पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा या डी वेक्टर, हम उसको कंसिडर नहीं करेंगे, जीरो मान लेंगे। तो अब ये चलते हैं, चलो। तो इसका नॉर्मल कंपोनेंट देखो, D1 का नॉर्मल कंपोनेंट और D2 का नॉर्मल कंपोनेंट। तो देखो इंटीग्रल D डॉट S, यही तो फ्लक्स है, ये बराबर Q इनक्लोज्ड है, कितना है सिग्मा जीरो। ये ट्रू चार्ज यहाँ पर सरफेस पर सिग्मा जीरो है, यही बोल रहा है। अब ये देखो इसके इस सरफेस पर इंटीग्रेशन करो, यहाँ D1 है, इस सरफेस पर इंटीग्रेट करो D2 है। तो देखो इसका मतलब ये हुआ कि D1 है ना, D1 डॉट N1, D1 डॉट N1, N1 क्या है, ये नॉर्मल है ना, इस सरफेस का नॉर्मल है, और इस ये जो है N2 है, ठीक है। तो D1 डॉट N1, ठीक, ये क्या हुआ ऐसे, यहाँ पर भी ऐसा प्लस, ये यहाँ पर देखो ये D1 ऐसे आया तो एक को माइनस लेना पड़ेगा, देखो D1, अच्छा ये ऐसे हो रहा है, यहाँ पर ये दिखा रहे हैं, यहाँ पर D1 ऊपर जा रहा है, यहाँ पर D2 निकल रहा है, तो इसके लिए D1 को पॉजिटिव कर लो यहाँ पर, ठीक है ना, नहीं तो ये माइनस ही होगा ना, D2 में D1 यहाँ पर देखो D1 बाहर जा रहा है, इस पिल बॉक्स के बाहर, नॉर्मल भी बाहर है, तो ये D1 डॉट N1 पॉजिटिव हो गया। अच्छा यहाँ माइनस हो गया, प्लस नहीं हो, माइनस D2 डॉट N2, ठीक है, बराबर सिग्मा जीरो, ठीक है ना। और यदि ये θ1 θ2 है, ये इसका हम θ1 कहेंगे, देखो D1 cos θ1 इक्वल टू D2 नहीं माइनस सॉरी D2 cos θ2 इक्वल टू सिग्मा जीरो, ठीक है कि नहीं। ये सिग्मा जीरो क्या होगा, ट्रू चार्ज। कई मामलों में सिग्मा जीरो होते नहीं, अप्लाई नहीं करते, है ना, और सिग्मा जीरो कांस्टेंट होता है। तो ये डी के बारे में ये आप दावे के साथ कह सकते हो, डी के बारे में आप इस चीज़ को दावे के साथ कर सकते हो। इसमें पोलराइज चार्ज को आप नहीं लेते, जैसे ये ले लो, ये देखो आपका ई जीरो था, इधर ई जीरो है, ठीक है ना, और यहाँ ई वेक्टर है, आए कि नहीं, और दोनों ही परपेंडिकुलर इंसिडेंट हुए इस बॉडी पर। तो इसमें डी वेक्टर क्या हो जाएगा, देखो डी वेक्टर हो जाएगा ई जीरो के पदों में एफ साई जीरो ई जीरो हो गया, और ये भी कितनी नॉर्मल की दिशा में, ठीक, इसका एफ साई जीरो के ई जीरो, ये इसका जो है ना एफ साई या ई भी को, और ई कितना है, तो इसका डी वेक्टर क्या हो जाएगा, डी वेक्टर हो जाएगा, डी वेक्टर यहाँ पर डी वेक्टर क्या हो जाएगा इस साइड में, ई बेटा एफ साई जीरो के, ठीक है ना, ऐसे हो गया। तो अब यहाँ पर देखो केवल ट्रू चार्ज है नहीं, इस सरफेस के ऊपर पोलराइज चार्ज है, तो इस पोलराइज चार्ज को लेंगे नहीं। तो अब इसमें देखो क्या बना, D1, डी को आपने ले लिया एफ साई जीरो ई जीरो, है ना, माइनस एफ साई जीरो के एफ साई जीरो, ये डी कितना होगा, डी इतने को कहते हैं ना ई बाई एफ साई जीरो के, तो ई बाई यहाँ जो डी है ना, ये एफ साई जीरो के ई आता है ना, ये यहाँ पर आया। तो अब ये लिखो, यहाँ पे जो डी बराबर इतना है, यहाँ गलत लिख दिया था,
ये एफ साई 0 के, तो कुछ नहीं यहाँ पर रख लो, एफ साई 0 के ये बराबर 0 हो गया बस। तो यहाँ पर एफ साई 0 से एफ साई 0 खत्म हो गया और ई 0 बराबर ई 0 बाई के इक्वल टू ई आ गया, है ना। ये जो बाउंड्री कंडीशन है ना, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जब कोई पढ़ेगा और उस पर जो कैलकुलेशन करेगा तो वहाँ के लिए बाउंड्री कंडीशंस आती हैं। तो अभी डी वेक्टर के बारे में इस टॉपिक से बहुत ज़्यादा सीरियस होने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन डी वेक्टर के बारे में थोड़ा बहुत जानना चाहिए। अभी हम लोगों ने जो 3 वेक्टर पढ़े, ये 3 वेक्टर के जो अभी चर्चा की उसकी प्रॉपर्टी का सार इसमें समराइज किया हुआ है, ठीक है ना। डी वेक्टर, ई वेक्टर और पोलराइजेशन वेक्टर की ये प्रॉपर्टियां हैं जो इसी के हम लोग अभी चर्चा कर रहे थे, ठीक है। अब हम लोगों ने कैपेसिटर के लिए जो ज़रूरी बेस वर्क था अब कर लिया है। इसमें हम लोगों ने पोटेंशियल समझ लिया, इलेक्ट्रिक फील्ड समझ चुके हैं तथा साथ साथ पोलराइजेशन वेक्टर समझ लिए, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट्स, डाइलेक्ट्रिक मटेरियल के बारे में जान लिया, ठीक है। इसके जानने के बाद अब हम लोग इस स्थिति में हैं कि कैपेसिटर को ठीक से समझ सकें। कैपेसिटर पर सबसे ज़्यादा सवाल आते हैं, पर उसके लिए इस बेसिक टॉपिक को जानना बहुत ज़रूरी है। जब एक बार इसको ठीक से आपने समझ लिया फिर तो आगे के रास्ता बहुत ही आसान है, बहुत ही सरल है, कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। इसी के साथ यह वीडियो समाप्त करते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में जिसमें हम लोग कैपेसिटर और कैपेसिटर से संबंधित उसकी प्रॉपर्टी का अध्ययन करेंगे। थैंक यू वेरी मच।